हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आप लोग के 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। पहला हमारा इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, दूसरा हमारा पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड थर्ड चैप्टर आप लोग का दे रखा है रेगुलेटरी इशूज। तो इन तीनों ही चैप्टर को हम लोग यहाँ पे एक एक करके काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। इन सभी का टाइम स्टैम्प, सभी टॉपिक्स का जो भी टाइम स्टैम्प है वो आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाती है। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर दे रखा है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। अब देखिए, इवैल्यूएशन वर्ड आप लोग को पता है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जांच परख करना, है ना। इसी को हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इस टॉपिक को कहाँ पढ़ रहे हैं, अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी किन ड्रग से डील करती है, हर्बल ड्रग से। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन की बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पे हर्बल ड्रग्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले एक चीज समझो, हर्बल ड्रग का नाम सुनते हैं आप लोग के दिमाग में क्या इमेज आती है। क्या आप लोग को लगता है कि हमारी हर्बल ड्रग्स ये होती है? क्या हम लोग इस तरीके से हर्बल जड़ी बूटियां आज भी हम लोग लेते हैं? ऐसा थोड़ी है। मतलब अब जैसे कोई लेप वगैरह लगाना हो गांव वगैरह में, वो बात अलग है। लेकिन हर्बल ड्रग से हमारा मतलब ये थोड़ी कि हमने कोई फूल पत्ते तोड़ लाए खा लिया। बल्कि हर्बल ड्रग का मतलब क्या है, हर्बल ड्रग का मतलब ये सारी हर्बल फॉर्मुलेशन जो कि हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारा झंडू पंचरिष्ट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो झंडू पंचरिष्ट क्या है, एक टाइप की हर्बल प्रिपरेशन हो गई। जैसे हमारा अश्वगंधा टैबलेट्स आप लोगों को देखने को मिलती है, तो अश्वगंधा क्या है, ये हमारी टाइप की हर्बल ड्रग हो गई, हर्बल टैबलेट हो गई। उसी तरीके से हमारा शिलाजीत वगैरह हो गया, ये जो च्यवनप्राश वगैरह थोड़ा आप देखते हो, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो आंवला जूस हो गया। तो ये सारी जो प्रिपरेशन होती है, इनको हम लोग बोलते हैं हर्बल प्रिपरेशन। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोग को पता है जैसे हम लोग जब यहाँ पे लास्ट टाइम में हमने टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे टैबलेट क्या है, टैबलेट की टाइप की आप लोग कह सकते हो एलोपैथिक डोजेज फॉर्म है ना। अंग्रेजी दवाएं बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो टैबलेट है। अब टैबलेट जब हम लोग यहाँ पे बनाते थे, तो क्या बनाने के तुरंत बाद हम लोग इसको मार्केट में भेज देते थे? ऐसा तो नहीं होता था भाई। हम लोग यहाँ पे टैबलेट का क्या करते थे, जब हमारी टैबलेट बनके तैयार हो जाती थी तो हम लोग इसका करते थे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। यानी हम लोग क्या करते थे, इसका इवेल्युएशन करते थे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे। यानी हम लोग देखते थे कि ये जो टैबलेट है, ये हमारी यहाँ पे इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है सभी टैबलेट्स में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी हार्डनेस चेक करते थे, वेट वेरिएशन देखते थे, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस टैबलेट की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी के लिए बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते थे। और जब सभी टेस्ट पास हो जाते थे, तब हम लोग यहाँ पे दवा को मार्केट में भेजते थे। अब एक चीज समझो, ये हमारी क्या हो गई, एलोपैथिक डोजेज फॉर्म हो गई, कह सकते हो एलोपैथिक ड्रग्स हो गई। तो एलोपैथिक ड्रग के लिए हम लोग यहाँ पे इतना कुछ करेंगे, और हर्बल ड्रग्स के लिए क्या हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे? क्या हर्बल ड्रग, हमने मान लो हर्बल ड्रग अगर बनाई, तो क्या हर्बल ड्रग बनने के बाद हम लोग कुछ भी चेक वेक नहीं करेंगे कि भाई ये हमारी सेफ है कि नहीं है? देखो, हाँ ठीक है, हर्बल ड्रग्स यहाँ पे कंपेयर टू जनरली सेफर होती हैं, है ना। इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग हर्बल चीजें प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हर्बल ड्रग के साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। लेकिन क्या ये श्योर है कि जो हर्बल ड्रग है वो बिल्कुल ही सेफ होती है? मतलब क्या हर्बल ड्रग कभी किसी को नुकसान कर ही नहीं सकती है? भाई बिल्कुल कर सकती है। हर्बल ड्रग भी क्या है, एक टाइप की ड्रग ही तो है। जैसे आप लोग को पता है कि जो भी केमिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे ड्रग के बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग हमारे नेचुरल सोर्सेज से भी तो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो भी है तो उस नेचुरल सोर्स का पार्ट ही, और उससे हम लोग यहाँ पे एलोपैथिक ड्रग भी बना रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स थे, जैसे कि हमारा डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक टाइप की हमारी ड्रग हो गई। लेकिन इनको हम ऑब्टेन तो नेचुरल सोर्सेज से ही करते थे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि नेचुरल सोर्सेज से बनी हुई दवा भी हमारी यहाँ पे नुकसान कर सकती है। हम लोग इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ पे किसी को नुकसान करेगी नहीं। अब ये है कि कंपेयर टू कम करेगी। जैसे जो एलोपैथिक ड्रग्स है उनके कंपेयर में सेफर होती है, लेकिन ये नहीं कि हमारी ये कभी नुकसान कर ही नहीं सकती है। तो भाई इसका भी तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमें करना होगा, इसकी भी सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी का टेस्ट हमें करना होगा। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग बोलते
हैं इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। देखो यहाँ पे टॉपिक तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स दे रखा है, लेकिन आप इसको समझो ये टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। इसका मतलब आप लोग समझे, इसका मतलब क्या है कि जो भी हर्बल प्रिपरेशन हम लोग बनाएंगे इंडस्ट्री में, जो हर्बल इंडस्ट्री होती है, तो वहां पे जब वो प्रिपरेशन बन गई है तो उनको मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखिए तो जो हमारा हर्बल ड्रग्स के इवैल्यूएशन है, तो इसमें आप लोग को जो है 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से 2 गाइडलाइंस आप लोग को पढ़नी है। एक गाइडलाइन आप लोग को पढ़नी है जो कि हमारा आईसीएच ने दी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है, और दूसरी गाइडलाइन जो है हमारी डब्ल्यूएचओ ने दी हुई है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों की ही गाइडलाइंस को अलग अलग आप लोग को पढ़ना है, और एग्जाम में भी ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में भी यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपनी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। देखो इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, इसने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कह सकते हो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं हमारे हर्बल ड्रग्स के इवैल्यूएशन के लिए, फिर हर्बल ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा समझे तो हमारी जो डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जो कि हमारा इंश्योर करती है कि जो भी हमारी हर्बल और क्रूड ड्रग्स है वो हमारी सेफ हो, इफेक्टिव हो और गुड क्वालिटी को। मतलब वही चीज है कि हमें सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी ये हमें हर्बल ड्रग्स की भी चेक करनी है, क्योंकि है ये एक ड्रग ही। उसके बाद यहाँ पे बिकॉज हर्बल ड्रग्स केम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, देयर क्वालिटी मे वेरी। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग को पता है कि जैसे जो हर्ब्स होते हैं, तो अब हर्ब्स क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि एक हर्ब्स जैसा यहाँ पे हो रहा हो, जैसा मतलब मान लो कि हमारे पास 2 रीजन है, ठीक है, एक रीजन मान लो यूपी में है कहीं, ठीक है, और एक रीजन मान लो हिमाचल में है। तो देखो यहाँ पे हर केस में नहीं, हर हर्ब के केस में नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी हमारी हर्ब्स होती हैं जो कि हो सकता है यूपी में थोड़ा अलग वैरायटी में ग्रो कर रही हो और हिमाचल में थोड़ी इनकी अलग वैरायटी ग्रो कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो हमारा हर्बल ड्रग्स है, ठीक है, ये यहाँ पे जगह, क्लाइमेट, अब जैसे मौसम के अकॉर्डिंग में यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हर्ब्स कुछ ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें हर्ब्स देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी वो उतना ग्रो नहीं कर पाती हैं। सॉइल, मिट्टी कैसी है, ठीक है, उसके बाद कलेक्शन मेथड, हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जड़ से काट के ले रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे ड्राई करके कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो हर्बल ड्रग की क्वालिटी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम तो ये नहीं चाहेंगे। जैसे अब एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारी यहाँ पे अश्वगंधा टैबलेट मान लो बन रही है, तो यहाँ पे मान लो जैसे ये कंपनी है, तो ये कंपनी जब आपको अपना अश्वगंधा बना रही है, तो क्या यहाँ पे ये चाहेगी कि इसका एक डिब्बे में जो अश्वगंधा है वो थोड़ा अलग वैरायटी का हो, दूसरा वाला अलग हो? भाई ऐसा तो नहीं चाहोगे, ऐसा अलाउ भी नहीं है। हमारी पूरी जो ड्रग्स है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस हमारी हेल्प करती है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ड्रग से हम लोग सबसे पहले एक स्टैंडर्ड यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, और फिर उससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे अपनी फॉर्मुलेशन को देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जितनी ही इसकी एफिकेसी, सेफ्टी और क्वालिटी है कि नहीं है ना। और यहाँ पे हम लोग वही चीजें कि ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके चेक करते हैं। अब इसके हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है कि हम लोग जो भी हर्बल ड्रग्स है उनकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंश्योर कर सके कि हाँ जो दवा है वो सही, मतलब उसकी पहचान हम लोग कर सके कि दवा है किस चीज की, उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे जान सकें कि वो दवा कितनी एफिकेशियस है, कितने कम डोज में कितना ज्यादा इफेक्ट देगी। और उसके बाद यहाँ पे टू इवेलुएट सेफ्टी एंड एफिकेसी, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो दवा है वो हमारी सेफ है कि नहीं है, वो हमारी इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, जिस काम के लिए हमने लिया है उस काम के लिए वो यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद देखिए टू इवैल्यूएट सेफ्टी एंड एफिकेसी, तो ये हमने देखा ही। टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स। अब देखो रैशनल यूज का मतलब है कि जो हमारी दवाएं हैं, ठीक है, उनका जो यूज है वो सही तरीके से हो सके, है ना। ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं तो कहीं इनमें कोई नार्कोटिक प्रॉपर्टीज तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो दवाएं हैं वो थोड़ी नशीली तो नहीं है। जैसे आप लोग को पता है भांग वगैरह क्या होता है, बहुत नशीले होते हैं और एक टाइप का हर्ब भी तो हर्ब से ही तो देखने को मिलता है, मतलब हर्ब्स भी नहीं बोल सकते बट आप समझ रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है हमारी दवाओं में कि हमारा जो पेशेंट है वो उसको दवा की तरह कम और गांजे की तरह ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो यहाँ पे ये भी हम लोग चेक करते हैं कि जो भी दवा है, ठीक है, जो भी हमारी हर्बल ड्रग है उसका सही इस्तेमाल हो, है ना, कोई गलत तरीके से यूज न करें। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई हर्बल ड्रग बन रही है
तो वो जो ड्रग है अगर वो स्टैंडर्डाइज होगी, अगर वहां पे उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो चुका होगा, तो दूसरे देश भी यहाँ पे क्या होगा कि आपने जब यहाँ पे आप करोगे, ठीक है, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयार करोगे, तो फिर उससे यहाँ पे दूसरे देशों में भी यहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, अप्रूवल मिलता है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो मिलावट है और यहाँ पे जो भी कंटामिनेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह हैं, उनके होने के चांसेस यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं तो यही सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अपने बैच को रिजेक्ट कर देंगे, आगे जाने ही नहीं देंगे। अब इसमें देखिए अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या मेन गाइडलाइंस होती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो WHO वो यहाँ पे क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और इंटेंडेड यूज, इन चारों में हमारी गाइडलाइंस देता है कुछ कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने असेसमेंट ऑफ क्वालिटी के बारे में। देखो असेसमेंट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमारा ये वाली गाइडलाइन है, इसके अंदर WHO बताता है कि जो दवा की क्वालिटी है वो हम लोग यहाँ पे कैसे इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी दवा है वो प्योर है, जेन्युइन है, गुड स्टैंडर्ड की है कि नहीं है। तो अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी कुछ हमारे सब पार्ट आ जाते हैं, तो इन सभी को थोड़ा सा अलग से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहला आ जाता है फार्मास्यूटिकल असेसमेंट, ठीक है, फिर हमारा क्रूड प्लांट मटेरियल, फिर प्लांट प्रिपरेशन, फिनिश प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल असेसमेंट। देखो जब आप लोग यहाँ पे दवा की क्वालिटी को चेक कर रहे हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी की पहचान कर रहे हो, तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारे बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल असेसमेंट है, तो फार्मास्यूटिकल का मतलब ये हो गया कि जो दवा है, ठीक है, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है, यानी जो भी हर्बल ड्रग है उसका फार्मास्यूटिकल जो भी इफेक्ट है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स हैं उन सब पे हम लोग यहाँ पे जब चेक करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल असेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखिए आप लोग को पता है कि हमारी इंडिया में क्या है, हमारी इंडिया में फार्माकोपिया। अब ये फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया हमारी एक बुक होती है जिसके अंदर हमारी इंडिया में बिक रही, ठीक है, चाहे वो इंपोर्ट हुई हो बाहर से, चाहे इंडिया में ही बनी हो, हमारे इंडिया में जितनी भी दवा बिक रही है उन सभी का नाम यहाँ पे इस फार्माकोपिया के अंदर लिस्टेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, उन सभी दवाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उस दवा का डोज, उस दवा का कह सकते हो डोजेस फॉर्म, ठीक है, फॉर्मुलेशन, तो ये सारी चीजें उस दवा के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे इस फार्माकोपिया के अंदर होती है। अच्छा देखो फार्माकोपिया के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी एक पार्टिकुलर दवा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो फार्माकोपिया के अंदर जो पैरासीटामोल की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, किसी एक दवा के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी फार्माकोपिया इसके अंदर अलग अलग ड्रग के बहुत सारे मोनोग्राफ होते हैं। मतलब एक ड्रग का मोनोग्राफ का मतलब यही है कि एक ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना, है ना। तो कह सकते हो इसके अंदर जितनी ड्रग होती है उतने ही मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ का मतलब ये एक पार्टिकुलर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन होना। तो अब देखिए जैसे कुछ कुछ हमारी ऐसी हर्बल ड्रग्स भी होती हैं जो कि आप लोग के फार्माकोपिया में भी देखने को मिलती हैं। अब इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग यहाँ पे दवा को बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे इसी फार्माकोपिया से चेक करते हैं। मतलब कि जो हमारी दवा है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे इस फार्माकोपिया में उस दवा के बारे में सारी चीजें लिखी होती है, उसका शेप, साइज, ठीक है, अपीयरेंस, ये सारी चीजें कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसमें जो जो चीजें मेंशन होती है उससे कंपेयर करके अपनी ड्रग्स को चेक करेंगे। अब देखो दो चीजें हो सकती है, देखो सारी हर्बल ड्रग्स यहाँ पे फार्माकोपिया के अंदर नहीं भी होती है, तो जो है, ठीक है, वेन एवर अवेलेबल, मतलब अगर अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे फार्माकोपिया से चेक करो। और अगर नहीं अवेलेबल है, मतलब जैसे इफ नो मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब ही क्या है, मोनोग्राफ का मतलब ये किसी पार्टिकुलर ड्रग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब जो ड्रग आप लोग चाह रहे हो अगर उसका मोनोग्राफ नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे हमें उसका एक मोनोग्राफ जो है प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमने सबसे पहले हमें एक दवा बनानी चाहिए, उसकी हम लोग यहाँ पे कुछ अलग मेथड्स लगा के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करें, और जब वो हमें लगे कि ये स्टैंडर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मोनोग्राफ भी प्रिपेयर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप शुड फॉलो GMP, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है सभी के अंदर हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए क्रूड प्लांट मटेरियल की बात करें तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे हर्बल ड्रग लेते हैं तो हर्बल ड्रग जैसे मान लो अश्वगंधा है, ठीक है, तो अश्वगंधा क्या है, जैसे अश्वगंधा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अश्वगंधा की टैबलेट्स मान लो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हम लोग टैबलेट्स बना रहे हैं, तो इस टैबलेट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अश्वगंधा का प्लांट ही तो लेंगे। तो उस प्लांट के बारे में देखिए हम लोग कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए हमारी क्वालिटी के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो प्लांट का बोटेनिकल नेम है, ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए और उसी से हमें यहाँ पे हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो हमारा अश्वगंधा है, ठीक है, तो इसका बोटेनिकल नेम होता है विदानिया सोमनीफेरा। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जगह यहाँ पे अश्वगंधा को मतलब हो सकता है, जैसे अश्वगंधा को तो जनरली अश्वगंधा के नाम से ही सब लोग जानते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी हमारी हर्ब्स होती हैं जिनको किसी लोकल पार्टिकुलर रीजन में किसी दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन अब उनका बोटेनिकल नेम तो सभी के लिए सेम होगा। तो अब जैसे मान लो कि हमारा अश्वगंधा की टैबलेट है, अब इसका हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे
चेक करेंगे विदानिया सोमनीफेरा, ठीक है, कि विदानिया सोमनीफेरा इसके अंदर है कि नहीं है, और कहीं इसके अंदर विदानिया सोमनीफेरा के अलावा और कोई चीजें तो नहीं है जो कि इसमें एडल्ट्रेशन हो सकता है। तो वही चीज है कि हमें यहाँ पे बोटेनिकल नेम से यहाँ पे हमेशा आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, और यहाँ पे देखिए हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसको बनाने में प्लांट का सही हिस्सा यूज हुआ। देखो प्लांट, जैसे प्लांट का हर हिस्सा दवा बनाने में यूज नहीं होता, हर प्लांट का अलग अलग टाइप का हिस्सा अलग अलग टाइप की दवाओं में यूज होता है। जैसे कि जो हमारा अश्वगंधा की टैबलेट्स हैं ये हमेशा जनरली जो है प्लांट की रूट पार्ट से बनती हैं। तो हमें ये भी चेक करना है असेसमेंट क्वालिटी चेक करते समय कि कहीं यहाँ पे जो अश्वगंधा की टैबलेट्स हैं कहीं इनमें हमारा लीव्स या फिर जो है स्टेम पार्ट तो नहीं है, क्योंकि होना चाहिए हमारा रूट पार्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि जो कंडीशन ऑफ द ड्रग शुड बी मेंशन वेयर फ्रेश और ड्राइड। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो भी दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे फ्रेश बनाई गई है, मतलब जैसे आप लोग को पता है कि एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग यहाँ पे जो जड़ी बूटियां हैं इनको बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर करें, और एक होता है कि हम लोग यहाँ पे इनको ड्राई करके प्रिपेयर करते हैं। तो ज्यादातर जो हमारी लॉन्ग रन में, मतलब जिनको हमें काफी लंबे समय तक स्टोर करना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्राई करके ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रेश प्रिपेयर करने में माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है और वो दवा बहुत जल्दी खराब हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी आइडेंटिफाइड इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब कई बार हमें नहीं भी पता होता है। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए लिमिट्स फॉर फॉरेन मैटर। अब देखो जैसे हो सकता है, जैसे आप लोग को पता है कि दवा में थोड़ी बहुत जैसे मिलावट कभी कभी हो भी जाती है, थोड़ी बहुत 0.12% की इम्प्योरिटी कभी कभी हो भी सकती है, लेकिन अब हमें इसकी लिमिट तय करनी है कि कितनी इम्प्योरिटी हमारी कह सकते हो परमिएबल है, या फिर कह सकते हो कितनी इम्प्योरिटी हम लोग यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लिमिट टेस्ट पढ़ा था, तो लिमिट टेस्ट में क्या होता था कि एक लिमिट तक जो है, मतलब कह सकते हो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा क्लोराइड की इम्प्योरिटी वगैरह होती थी एक लिमिट तक हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन लिमिट से अगर ज्यादा हो, जैसे स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा होती थी, तो हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो भी हमारी प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर यहाँ पे कह सकते हो जो भी डस्ट है, इंसेक्ट है, या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, तो उसकी लिमिट हमें जो है पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए, और उस लिमिट से हमें चेक करना चाहिए। जैसे मान लो 1% हो गया या फिर 0.2%, कि हाँ इतनी लिमिट तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुई तो हम यहाँ पे आप लोग का बैच रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हर बैच को क्या होता है, हर बैच का एक वाउचर स्पेसिमेन होता है। देखो वाउचर स्पेसिमेन का मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमारी दवा बनाई गई, ठीक है, तो इस दवा को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज हुए, ठीक है, तो उसका मतलब एक कह सकते हो, या फिर इस दवा की ही एक कॉपी मतलब एक रख ली जाती है। जैसे बहुत सारी दवा एक बार में बनती है, तो बहुत सारी दवा मार्केट में चली जाती है, लेकिन एक एक ऐसी मतलब एक पार्टिकुलर हिस्सा इसका रख लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे चेक कर सके कि वो दवा थी क्या, उसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाउचर स्पेसिमेन। मतलब यहाँ पे ये हमारा प्लांट का कह सकते हो, या फिर जो भी हमारी हर्बल ड्रग है उसका एक हिस्सा होता है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले तो बोटेनिस्ट, जो भी हमारे मतलब प्लांट हर्बल ड्रग के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हर्बल नॉलेज होती है काफी अच्छी, तो वो यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑथेंटिकेट, मतलब यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं कि वो सबसे पहले ये इसको ऑथराइज करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, कि हाँ चलो ये हिस्सा हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और इनके ऑथेंटिकेशन के बाद हम लोग यहाँ पे इस हिस्से को सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि अगर फ्यूचर में मान लो किसी को उसी तरह की नई दवा बनानी है, या फिर अगर उस दवा की वजह से मार्केट में कोई प्रॉब्लम हुई, तो कम से कम हम लोग यहाँ पे ये तो देख सके कि इस दवा में था क्या क्या। उसके बाद देखिए वही चीज है कि वाउचर स्पेसिमेन हमारा यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और यहाँ पे हर बैच को एक लॉट नंबर दिया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हर बैच मतलब हम लोग यहाँ पे देख सके कि हाँ चलो ये बैच का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो चुका है, इसका बचा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग प्लांट प्रिपरेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जैसे जो भी दवा हमने बनाई है, ठीक है, तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ना, पाउडर करके बना सकते हैं, एक्सट्रैक्शन हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कैसे हमने बनाया है ये सारी चीजें भी हमारी डिस्क्राइब होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे हमने कैरी किया है, जो भी हमारे कह सकते हो ड्रग के अंदर जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको पहचानने के लिए हमने कौन सा टेस्ट लगाया, उसको भी यहाँ पे कह सकते हो मेंशन करना चाहिए, और यहाँ पे ये कंफर्म करता है कि जो हमारी ड्रग है वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए इफ द एक्टिव कंपोनेंट, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जो दवाएं होती हैं तो हमें ये तो पता होता है कि हाँ ये पूरी दवा बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अब उस दवा के अंदर कभी कभी हमें ये बहुत अच्छे से नहीं पता होता है कि उसके अंदर एक्चुअल में कौन सा इंग्रेडिएंट है, या फिर वो कैसे मतलब काम कर रही है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास मतलब काफी एक पुराने टाइम से कह सकते हो वो दवा काम में चलती हुई आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका एक्टिव कॉन्स्टेंट कभी कभी नहीं पता होता है, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। अब देखो क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जब भी हमें दवा का एक्टिव कंपाउंड ना पता हो, और फिर भी हमें पहचानना तो है ना कि इसके अंदर कौन सा मतलब ये दवा सेफ है कि नहीं है, स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी दवा होती है उसका हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना के रख देते हैं। ऐसे समझो कि
जो दवा है, ठीक है, मान लो ये हमारी प्रिपरेशन है हर्बल ड्रग, और इसका मान लो हम लोग यहाँ पे ये नहीं जान पाते कि इसके अंदर एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड जो है अपने पास रख लेंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे से काम कर रही है, और फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग यहाँ पे बाकी प्रिपरेशन को कंपेयर करके इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर एक्चुअल में कौन सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन फिर भी हमने एक स्टैंडर्ड अपने पास रखा हुआ है जो कि काफी अच्छे से काम करता है, तो इसी से कंपेयर करके हम लोग बाकी को चेक करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बैच की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बैच हमारी बहुत, जैसे आप लोग को पता है जो हमारी दवाएं हैं वो बैच में बनती है, ठीक है, और बहुत एक बैच में बहुत सारी दवा एक साथ बनती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक बैच बहुत अच्छा बन गया फिर दूसरा बैच की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हर बैच बिल्कुल सेम क्वालिटी का होना चाहिए। और फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो फिनिश प्रोडक्ट देखिए, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब हमारी दवा बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारी दवा बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज हुई हैं, वो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे ये भी हमारा डिफाइन होना चाहिए फाइनल फिनिश प्रोडक्ट का, मतलब कि जो फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी यहाँ पे हम लोगों ने कैसे स्पेसिफाई करी है, फिर उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिफाइन करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें जरूर कर लेना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में। जैसे अब अगर कभी कभी ये भी है कि हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो हमें जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड इन ऑल बैचेस, और यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि हमारी हर बैच में जो है क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें तो यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो दवा है उसको जब आप लोग स्टोर करोगे तो स्टोर करने के बाद वो कितनी स्टेबल रहेगी, मतलब कितने टाइम तक वो जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी, बेसिकली आप सेल्फ लाइफ बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज आप लोग को पता है कि हर दवा की जो स्टोरेज कंडीशन है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ कुछ दवाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि खुले में रखने पर खराब हो सकती है ना, लाइट से हो सकता है वो लाइट सेंसिटिव हो, और कुछ कुछ को कभी कभी हमें यहाँ पे डीप फ्रीज करके रखना पड़ता है ना, उनको हमें लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन जो है सबसे पहले मेंशन कर देनी चाहिए, और सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट हमें यहाँ पे फिक्स कर देनी चाहिए कि हाँ चलो इतने टाइम के बाद ये जरूर से जरूरी एक्सपायर हो जाएगी, चाहे आप लोग कितना भी संभाल के रखो। तो वो सारी चीजें हमें मेंशन तो करनी है डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे हमारे यहाँ पे WHO के क्वालिटी असेसमेंट के हमारे हो जाते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने असेसमेंट ऑफ सेफ्टी के बारे में, तो देखिए सेफ्टी असेसमेंट का क्या मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, वो हमारी सेफ है कि नहीं, कहीं वो हार्म तो नहीं करेगी लोगों को, पता चले लोगों को फायदा देने के बजाय हमारी हर्बल ड्रग ही नुकसान कर दे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज और यहाँ पे सेफ्टी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दो चीजें हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज का मतलब है कि इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे कि जो भी हमारी जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हो लोगों को देंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लोगों कितने लोगों में यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट शो कर रही है, फिर या फिर कितने परसेंटेज ऑफ लोगों में शो कर रही है। तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और कैसा इफेक्ट शो हो रहा है ना, कि यहाँ पे क्या किसी में कोई हार्मफुल इफेक्ट आया कि नहीं आया, और आया तो कैसा आया, कितना लेवल उसका क्या है, सीवियरिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करके डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा सेफ्टी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब आपको पता है कि जो ज्यादातर हर्बल ड्रग्स हैं, जैसे आयुर्वेदा हमारे इंडिया का क्या है, हमारे इंडिया का बहुत पुराना हिस्सा है ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आयुर्वेदा की नॉलेज हमें कोई नई लगी है। हम लोग यहाँ पे हर्बल मेडिसिन तो पिछले कई हजारों सालों से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो यहाँ पे हमारी जो हर्बल प्रिपरेशन होती हैं, उनकी हमारे पास क्या होती है, उनकी हमारे पास एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है कि यहाँ पे काफी सालों से ही उसको यूज करते हुए लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई दवा है, अगर वो नुकसान कर भी सकती है, तो अगर लाखों, मतलब पिछले इतने हजारों सालों से जब लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, तो अगर कुछ नुकसान करना होता तो वो पहले ही पता चल चुका होता है। मतलब कुछ कुछ दवाएं डेफिनेटली ऐसी होती भी हैं जिनके बारे में कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ ये दवा इतनी डोज में नुकसान कर सकती है या फिर इसको ज्यादा नहीं लेना है। तो वो सारी चीजें हमारे पास कहीं ना कहीं पहले का भी प्रूफ होता है कि पहले भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो पहले का भी डाटा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई देखो ये जो दवा है इसको हमें इतना ही लेना है या फिर ऐसे लेना है, गलत तरीके से नहीं लेना है। और यहाँ पे देखिए सेफ्टी शुड बी इवेलुएटेड इन रिलेशन टू डोज। हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पे डोज, जैसे कभी कभी क्या होता है कि डोज कम ले लो, मॉडरेट ले लो, तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर डोज थोड़ी सी ज्यादा ले ली तो हो सकता है दवा हार्मफुल हो जाए। तो कितनी डोज लेने पे दवा हार्मफुल हो सकती है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी नॉन टॉक्सिक इफेक्ट है और जो नॉन रिस्क है, मतलब ऑलरेडी जो इतने सालों से लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, तो उनको अगर
कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी तो ऑलरेडी वो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में होंगी, है ना, लोगों को पता ही होंगी, तो वो सारी चीजें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज, एब्यूज और डिपेंडेंस, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दवा आप लोग बना रहे हो, ठीक है, कहीं वो यहाँ पे नारकोटिक नेचर की ना हो कि लोग यहाँ पे उसको मिस यूज कर लें, है ना, उसको नशे के लिए अपने अपने मतलब अपने आप को नशे में डालने के लिए ना इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ पे हमें साइड इफेक्ट तो है रिकॉर्ड करना ही होता है कि यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट अगर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हम लोग जो है असेसमेंट ऑफ सेफ्टी में कर सकते हैं। अब असेसमेंट ऑफ एफिकेसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एफिकेसी का मतलब क्या है कि जो दवा है वो यहाँ पे कितनी इफेक्टिव है, जिस भी बीमारी के लिए आप लोग यहाँ पे दवा ले रहे हो तो उस बीमारी को वो कितनी अच्छे से कितनी अच्छे से यहाँ पे ठीक कर पा रही है। तो इसमें भी देखिए तीन चीजें सबसे पहला आता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब यही है कि जो फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक इफेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब होने चाहिए। देखिए ये तो होगा ही कि जो भी दवा है वो हम लोग यहाँ पे किस चीज में लेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब होना ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक एक्शन। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें पता है, जैसे मान लो कि जो भी दवा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उस दवा में जैसे मान लो हर्बल ड्रग ही है, अब उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, लेकिन अगर हमें पता है कि इस हर्बल ड्रग में एक्चुअल में कौन सा, जैसे हल्दी है, तो आज के दिन में हम लोग जानते हैं कि हल्दी की जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जो भी यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी जो है टर्मरिक की, वो देता कौन है, वो देता को तो कुर्कुमिन है ना, वही तो उसका एक्टिव कांस्टेंट होता है। तो अगर हमें पता है तो वो सारी चीजें भी हमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मेंशन करके रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारा आता है एविडेंस सपोर्टिंग इंडिकेशन। अब देखो इसका क्या मतलब है, देखो इंडिकेशन का मतलब होता है कि जो बीमारी है जिसके लिए हमारी दवा यहाँ पे इंडिकेट करी जाती है। इसको ऐसे समझो जैसे अगर आप लोग को पता हो कि जो अश्वगंधा है, ठीक है, तो बोला जाता है कि जो अश्वगंधा है ये हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करती है। मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत मान लो अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो हम लोग अश्वगंधा कर ले तो हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पे देखो एविडेंस का मतलब होता है कि जो माइंड रिलैक्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि अश्वगंधा माइंड रिलैक्स करता है, इसका सबूत क्या है, मतलब क्या प्रूफ है कि जो अश्वगंधा है वो एक्चुअल में माइंड हमारी रिलैक्स करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, जैसे अगर मान लो कोई माइनर डिजीज है, जैसे मान लो छोटी मोटी बीमारी है, जैसे देखो अगर हमें मान लो बुखार वगैरह आ जाता है, तो बुखार वगैरह के लिए क्या होता है कि हम लोग आप लोग को पता है बचपन से ही कभी भी आप लोग को बुखार वगैरह आता है तो आप लोग के घरों में मम्मी वगैरह क्या होती है, काढ़ा बना के देती हैं। अब काढ़ा में क्या क्या होता है, काढ़ा में हमारा जैसे तुलसी की पत्ती डाल दी है ना उन्होंने, अदरक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, ठीक है, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दिया, और भी कोई और भी हमारी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, तो उन सभी को डाल के हमारा काढ़ा वगैरह बना देती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सर्दी बुखार होना ये एक माइनर डिजीज हो गई, मतलब अगर कोई बहुत वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो नॉर्मली जो हमें सर्दी बुखार होता है तो वो ठीक हो जाता है, यानी वो माइनर डिजीज है। तो वहां पे मान लो अगर कोई भी दवा आप लोग यूज कर रहे हो तो अगर उसका ट्रेडिशनल एविडेंस है तो वो सफिशियंट है, ठीक है, मतलब मान लो एक अब जैसे काढ़ा एक हर्बल ड्रग नहीं हो गई, बट इसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझो कि बीमार अगर आप लोग हुए, ठीक है, अगर आप लोग को जुकाम है तो जुकाम में काढ़ा वर्क करता है और ये हमारा बहुत सालों से चला आ रहा है, ये एक ट्रेडिशनल एविडेंस है। तो ठीक है बुखार में काढ़ा मान लिया जाएगा कि चलो ठीक है सफिशिएंट है, इतना एविडेंस काफी है कि हाँ बुखार काढ़ा ठीक करता है और इसका हमारे पास ट्रेडिशनल एविडेंस है कि हाँ बहुत सालों से सब लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कोई सीरियस डिजीज है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग को पता हो कि हमारी जो कैंसर होती है, तो कैंसर में भी हम लोग यहाँ पे कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो अब देखो ये जो कैंसर जैसी सीरियस डिजीज है, अब अगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई हर्बल ड्रग काम कर सकती है, तो हम लोग सिर्फ इस बेसिस पर नहीं बोल सकते कि भाई देखो उनको भी कभी कैंसर था और उनको भी यहाँ पे इस दवा ने फायदा किया, ठीक है, तो ऐसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। उस दवा को ऐसे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, उसको यूज नहीं करा जाएगा जब तक उसका क्लिनिकल एविडेंस ना हो। देखो क्लिनिकल एविडेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे हर्बल ड्रग क्लेम कर रहे हो कि यह बहुत सीरियस डिजीज भी यहाँ पे ट्रीट कर सकती है, तो उसका यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ हो कि उसको यहाँ पे पहले मतलब यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह पे चेक करके देखा गया हो कि हाँ एक्चुअल में काम कर रही है, तब यहाँ पे उसको जो है माना जाएगा कि हाँ ये दवा एक्चुअल में काम करती है। साइंटिफिक प्रूफ नेसेसरी इफ ट्रेडिशनल यूज इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। और बाकी देखिए अगर किसी माइनर बीमारी में भी आप लोग किसी दवा को यूज कर रहे हो तो अगर उसका कोई ट्रेडिशनल एविडेंस नहीं है तो तब तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई साइंटिफिक प्रूफ तो होना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई माइनर बीमारी है तो उसमें कुछ भी नहीं है, पता चले वहां ट्रेडिशनल एविडेंस भी नहीं है और क्लिनिकल एविडेंस भी नहीं है फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बाकी माइनर में जो है ट्रेडिशनल चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सीरियस में सिर्फ क्लिनिकल ही चलेगा, तो ये चीज आप लोग समझना। और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो ज्यादातर मतलब कई बार छोड़िए ज्यादातर जो हमारी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन होती हैं उसमें हमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कब मानेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनली यूज्ड कॉम्बिनेशन है, अब आपको पता है सिंपल से काढ़ा वाला एग्जांपल ले लो, उसमें आप लोग को पता है कि सिर्फ हम लोग कोई एक चीज थोड़ी डालते हैं, हम लोग इसमें अदरक भी डाल देते हैं, ठीक है, उसमें
लौंग इलायची वगैरह भी डाली जाती है, उसमें यहाँ पे तुलसी की पत्ती भी डाली जाती है, मतलब उसमें कई सारी चीजें होती हैं, उसका एक कह सकते हो कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत सालों से यूज होता हुआ आ रहा है, ठीक है, और उसने कभी नुकसान नहीं किया, तो वो तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कोई नई कॉम्बिनेशन बनाई जा रही है, ठीक है, मान लो हमने एक नया 2-3 हर्बल ड्रग को मिक्स करके कुछ बनाया है, तो उसको हमें सबसे पहले क्लिनिकल स्टडी के अंदर वेरीफाई करना होगा कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इफेक्टिव है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वहां पे देखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने इंटेंडेड यूज के बारे में। तो देखिए, इंटेंडेड यूज का मतलब है कि देखिए, जो भी यहाँ पे हमारा ड्रग है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जिस चीज के लिए यूज है, तो उस यूज कैसे होना चाहिए, मतलब किस तरीके से यहाँ पे वो सेफली यूज हो। क्योंकि आप लोग को पता है, ड्रग को सही तरीके से यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई दवा है, ठीक है, अब उस दवा की मान लो एक टैबलेट आप लोग को खानी है। अब अगर गलती से आपने 2 3 4 खा ली और पता चले वो जो दवा है वो एक टैबलेट तक तो सेफ है, चलो 2 तक भी अलाउ है, लेकिन कहीं गलती से 3 टैबलेट खा लो तो नुकसान ही कर जाए, और आपने गलती से खा ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यूज तो आप लोगों को करना है ना। अब एक ही दवा की पता चले बहुत ज्यादा अगर आपने जो है डोज ले ली एक बार में, तो वो तो नुकसान करेगी ही। तो यहाँ पे अब कैसे सही से यूज करोगे, या तो आप लोगों को डॉक्टर बताए, और या तो वहां पे दवा में ही इन्फॉर्मेशन हो। तो देखिए, दवा में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी आप लोग का प्रिस्क्राइबर है वो भी बताना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, जो भी दवा है, ठीक है, उसका यहाँ पे नेम और बोटेनिकल नेम, ठीक है, जैसे अश्वगंधा का नेम अश्वगंधा हो गया, और बोटेनिकल नेम हमारा क्या होगा, विदानिया सोमनीफेरा। तो वो दोनों चीजें हमारी मेंशन होनी चाहिए। डोजेज फॉर्म हमारा मेंशन होना है, डोज हमारा, ठीक है, कि हमारी कितनी डोज हमें लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ यूज। अब देखो, डोजेज फॉर्म आप लोग सोच रहे होगे कि डोजेज फॉर्म तो पहले से ही बनी होगी ना, जैसे सिरप है तो सिरप तो पहले से ही सिरप में ही तो लिखा होगा। देखो, जैसे कुछ कुछ ऐसी पाउडर प्रिपरेशन आती हैं जिनको हमें पाउडर नहीं बल्कि उसको हमें लिक्विड में मिला के पीना होता है, तो वो भी हमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि इस पाउडर को आप लोग को डायरेक्टली खा लेना है कि किसी पानी में मिला के पीना है। तो पानी में मिला के पियोगे तो बेसिकली वो लिक्विड डोजेज फॉर्म बन गए ना, तो उस केस में डोजेज फॉर्म वगैरह भी मेंशन होनी चाहिए। वार्निंग्स एंड प्रिकॉशन, मतलब अगर कोई हमें वार्निंग है कि इसको यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं खाना है, इसके साथ नहीं मिलाना है, तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर हमारी कोई स्टडी से हमें ये पता चला है कि हाँ, इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वहां पे वो भी चीजें हमारी मेंशन होनी चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन, मतलब इस दवा को किसके साथ नहीं लेना है, किसके साथ ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर उसका जो यूज है, अगर वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब है कि जो भी यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स होती है, मतलब जो भी बच्चे माँ अपने बच्चों को जो दूध पिला रही होती है, तो वहां पे अगर उनमें भी कुछ कुछ दवा ऐसी होती है ना, जो कि यहाँ पे जो मदर्स ब्रेस्ट के थ्रू यहाँ पे बच्चों में, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन के थ्रू जा सकती है, तो वहां पे अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पे देखो, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम इस दवा को नहीं देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर डिटेल्स हैं, लॉट नंबर हमने देखा ही था, हर बैच का एक लॉट नंबर होता है, और जो भी दवा की एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीजें हमारी मेंशन होनी चाहिए। और प्रमोशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब आपको पता है कि ये सारी जो हमारी हर्बल फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे ये जो झंडू पंचारिस्ट, इसका कितना ऐड आता है ना। और जैसे आंवला जूस हो गया, ठीक है, अश्वगंधा वगैरह का भी आप लोगों ने देखा है, सबका ऐड बहुत आता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्रमोशन हो रहा है, इनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट कर तो सकते हो, ठीक है, करो एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हमेशा सही होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब आप लोग कोई ऐसा क्लेम ना करो उसके अंदर जो कि यहाँ पे फॉल्स हो या फिर मिसलीडिंग हो, वरना यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह देखने को मिल सकती है। तो देखो, ये थी हमारे यहाँ पे WHO गाइडलाइन फॉर असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। देखो, अगर आप लोग फिर से थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो, तो इसमें देखो कुछ खास नहीं है। गाइडलाइंस क्या है, 4 गाइडलाइंस हैं, एक है क्वालिटी, एक है सेफ्टी, एक है एफिकेसी, और एक है इंटेंडेड यूज पर। अब देखो, क्वालिटी के अंदर भी आप लोग को 4 चीजें अलग अलग तरीके से याद कर लेनी है। देखो, आप लोग को सिर्फ ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, अब इसके अंदर बना के तो आप लोग खुद ही लिख सकते हो। तो ये हमारा असेसमेंट ऑफ क्वालिटी हो गया। उसके बाद देखो, असेसमेंट ऑफ सेफ्टी के अंदर आप लोग को 2 चीजें लिखनी है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ एफिकेसी के अंदर आप लोग को इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, और इंटेंडेड यूज के अंदर आप लोग को इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। इस तरीके से आप लोग का ये वाला टॉपिक हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ICH गाइडलाइन फॉर इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। अब देखो, ICH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। देखो, ये हमारी एक कह सकते हो इंटरनेशनल काउंसिल है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्री, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया, इसके बारे में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे हो कि ये हमारी काउंसिल होती है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों को एक कॉमन स्टैंडर्ड के लिए हमारे कह सकते हो एग्री कराती है ना, सभी में एक कॉमन स्टैंडर्ड हो दवाओं का। और यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ताकि जो भी हमारी हर्बल ड्रग्स हैं वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, उनकी क्वालिटी कंसिस्टेंट हो। तो देखो, जिस तरीके से WHO कुछ गाइडलाइंस देता है, उसी तरीके से ये भी कुछ गाइडलाइंस देती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इनके अंदर देखें, तो यहाँ पे देखिए, ऑल दो ICH गाइडलाइंस वर मेनली डेवलप्ड फॉर सिंथेटिक ड्रग्स।
देखो एक चीज है कि जो आईसीएस की जो भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो भी इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं, ये बने तो सिंथेटिक ड्रग्स के लिए हैं, मतलब जो भी हमारी अंग्रेजी दवाएं होती है, एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, उनके लिए ही हैं। लेकिन इनमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हर्बल ड्रग्स पे भी बिल्कुल सेम अप्लाई होती है, मतलब उनके लिए भी कॉमन ही है। तो उन सभी पे हम लोग जहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारी आईसीएस की जो है 4 तरह की गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको आप लोग पढ़ ही चुके हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो इसको आप लोग अपने क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आप लोग को ना याद हो। क्वालिटी गाइडलाइंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए क्वालिटी गाइडलाइंस का मतलब है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हमारा फोकस करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी रॉ हर्बल मटेरियल है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। मतलब यहाँ पे मान लो आप लोग अश्वगंधा की टैबलेट बना लो, ठीक है, तो वहां पे अश्वगंधा में आप लोग को सबसे पहले देखना है कि जिससे आप लोग बनाने जा रहे हो क्या वो विदैनिया सोमनिफेरा ही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले दो प्लांट्स होते हैं। अब पता चले आपने किसी गलत को अश्वगंधा समझ लिया तो वहां पे आप लोग को प्रॉपर उसके बोटेनिकल नेम से उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, देखिए सिंपल सी बात है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी दवाएं हम लोग बना रहे हैं उसमें इम्प्योरिटीज ना हो, कंटामिनेंट्स ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, इसको भी हमें अभी पढ़ना है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कि जो दवा है वो कितने टाइम तक, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग पता लगाते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवाओं को सबसे पहले रख के देखते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, एसिलेटेड कंडीशन में रखते हैं, अभी इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप ये समझो, इससे हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो दवा है वो कब तक चलेगी, कब तक कब उसकी एक्सपायरी आएगी, इसको हम लोग पता लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वी यूज ऑफ वैलिडेटेड। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो भी आप लोग एनालिसिस करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। तो जो टेस्ट ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, ठीक है, कि हाँ ये टेस्ट ही यूज करना है, उन्हीं को यूज करना चाहिए, नहीं कि अपने मन से हम लोग कुछ टेस्ट करने लगे। और यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके दौरान हमें जीएमपी को फॉलो करना ही है। और यहाँ पे देखिए ये इंश्योर करता है कि जो भी दवाएं बनेंगी वो सेफ होंगी, प्योर होंगी, उनकी क्वालिटी यहाँ पे काफी स्टैंडर्ड होगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग्स हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइंस की बात करते हैं। देखिए सेफ्टी गाइडलाइन सिंपल सी बात है, ये हमारा देखेगी कि जो हमारी हर्बल ड्रग्स है उसके अंदर कहीं कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो ये हमारा टॉक्सिसिटी और जीरो टॉक्सिसिटी, मतलब यहाँ पे देखता है कि कहीं डीएनए जीन में कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है और ओवरऑल कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है। कहीं यहाँ पे कार्सिनोजेनेसिटी, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हर्बल ड्रग्स है इसमें से कोई ऐसा एजेंट है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। और रिप्रोडक्टिव और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे की हेल्थ है वहां पे कोई डैमेज हो, या फिर पता चले तुरंत ना हो लेकिन बहुत समय बाद चल के कोई डैमेज ना हो जाए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइंस में जो है इवेलुएट करते हैं और चेक करते हैं कि जो भी हर्बल ड्रग है वो हमारी ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल सेफ है। एफिकेसी गाइडलाइंस में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो दवा है वो यहाँ पे जो भी थेरापेटिक इफेक्ट क्लेम कर रही है, ठीक है, वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, डोज रिस्पॉन्स स्टडी चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डोज को अलग अलग, मतलब कह सकते हो कभी हमने लो डोज दी, हाई डोज दी, फिर हम लोगों ने आप उसका रिस्पॉन्स चेक किया अलग अलग डोज पे। फिर यहाँ पे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे जीएमपी होता है वैसे जीसीपी होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फार्माको विजिलेंस तो करते हैं। फार्माको विजिलेंस का मतलब होता है कि जब दवा है जो हमारी मार्केट में जा चुकी, तो मार्केट में जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे उस पर निगरानी रखते हैं कि कहीं मार्केट में जाने के बाद कहीं लोगों को नुकसान ना कर दे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब क्लिनिकल ट्रायल में आप लोग कितने ही लोगों पे टेस्टिंग कर लोगे, 1000 2000, भाई मार्केट में तो यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, तो एक्चुअल में तो करोड़ों लोगों पे ही जाके पता चलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हालांकि बहुत कम होता है, बट मार्केट में जाने के बाद भी बहुत रेयर केस में आपकी दवा नुकसान कर सकती है, जो कि हो सकता है आप लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में ना दिखाओ। मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है यहाँ पे ये बहुत सारे एस्पेक्ट को एक साथ में कवर करती है। जैसे हमारा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन हो गया, ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी और डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी में बेसिकली हमारे यहाँ पे जो भी हमारी दवाओं का कह सकते हो अप्रूवल हमें जब चाहिए होता है, ठीक है, तो अप्रूवल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हमारे फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। ये हमारा रेगुलेटरी सबमिशन और ग्लोबल हार्मोनाइजेशन में हेल्प करता है। तो देखिए ये हमारी जो है आईसीएच की गाइडलाइंस हो जाती हैं। अब मेनली हमारे सिंथेटिक ड्रग्स के लिए ही है, बट हर्बल ड्रग्स के लिए भी यहाँ पे ये सारी चीजें डेफिनेटली एप्लीकेबल तो हैं ही, आप लोग समझ ही रहे हो। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। अब देखो स्टेबिलिटी टेस्टिंग का क्या मतलब है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी। देखो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, उस दवा की जो ओरिजिनल ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल सेफ्टी है और ओरिजिनल एफिकेसी है। देखो ओरिजिनल कहने का मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, जितनी सेफ, जितनी एफिकेशियस और जितनी इसकी क्वालिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के पहले दिन थी, उतनी ही अच्छी इसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी कब तक यहाँ पे मेंटेन रख पाती है, मतलब कब तक ये अपने ओरिजिनल फॉर्म को स्टेबल रख पाती है, वही हो जाती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कब तक यहाँ पे जो दवा है वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, इफेक्टिव है और यहाँ पे यूज करने लायक है।
तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि हाउ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग चेंजेस विद टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड स्टोरेज कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक चीज सिंपली समझो, स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग एट लास्ट में इसका आउटकम क्या होता है ये पता लगाना कि जो दवा है उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी। अब शेल्फ लाइफ हम लोग पता कैसे लगाएंगे भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग कंडीशन में रख के देखेंगे कि टेम्परेचर से इसमें कितना इफेक्ट आ रहा है, ह्यूमिडिटी से इसमें कितना इफेक्ट आ रहा है, लाइट से इसको कितना नुकसान हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे जब इसको कह सकते हो वही चीज है कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में जब इसको स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें कैसे कैसे इफेक्ट आ रहा है और कितने टाइम तक ये स्टेबल रह पा रही है। तो ये हमारी चीज वही है कि हमारा सेल्फ लाइफ और स्टोरेज कंडीशन डिसाइड करने में हमारा ये हेल्प करता है। अब इसके नीड क्या होता है, हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो दवा है उसकी क्वालिटी कब तक बरकरार रहेगी, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको भी बता सकें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट हम लोग इसी से पता लगाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दवा है वो हमारी सेफ और एफिकेशियस कब तक रहेगी, है ना, ताकि हम लोग लोगों को बता पाएं। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा एक्टिव कांस्टेंट है वो किस तरीके से डिग्रेड होता है। जैसे मान लो एक दवा की सेल्फ लाइफ 2 साल है, तो 2 साल के बाद आखिर उसमें कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो हमारी दवा खराब हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखें कि हमारी दवा की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को पता है कि जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे हो क्या होता है कि कुछ कुछ दवा हमारी लाइट सेंसिटिव होती है तो लाइट उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। कुछ कुछ दवा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है तो वहां पे उन्हें लो टेम्परेचर पे रखना होता है। उसके बाद मॉइस्चर, तो कुछ कुछ दवा ऐसा होती है कि उनको भाई बिल्कुल भी यहाँ पे खोलना नहीं है, नमी में नहीं रखना है। और कुछ कुछ यहाँ पे ऐसी दवा होती है जिनके अंदर हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। कुछ कुछ हमारी दवाओं में ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इन सभी चीजों की हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी दवा की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे करते कैसे कैसे, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग यहाँ पे 4 तरह की स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ये देखने के लिए हमारी जो दवा है वो कब तक सेफ रहेगी। तो सबसे पहला हमारा आता है रियल टाइम। देखो रियल टाइम आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे ये वो मेथड होता है जहां पे जो दवा है उसको हम लोग बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे मान लो अभी आप लोग के घर में कोई जो दवा रखी है या फिर कुछ भी जो प्रोडक्ट रखा है, तो जो भी आप लोग के घर के आसपास के टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी आप लोग के कमरे का टेम्परेचर है, जो भी आप लोग के कमरे की ह्यूमिडिटी है, वो हो जाता है रियल, ठीक है। तो उसी तरह की कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे दवा को रख के और काफी लंबे समय तक, अब देखो आपको पता है ज्यादातर जो दवाएं होती है वो कम से कम 1-2 साल तो चलती है नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज है कि अगर जो दवा है अगर वो बहुत सेंसिटिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो नॉर्मल कंडीशन पे रख के जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कम से कम यहाँ पे लगभग 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महीनों में भी पता चल जाता है। तो जो दवा बहुत जल्दी खराब होती है वो महीनों में पता चल जाती है, और कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती है जो कि कई सालों तक स्टेबल रहती है। तो हम लोग यहाँ पे कई लगभग मतलब काफी लंबे समय तक एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे दवा को स्टोर करके देखते हैं कि कब ये दवा एक्चुअल में खराब हो रही है, ठीक है। और इससे हमें यहाँ पे दवा की एक्चुअल शेल्फ लाइफ और नेचुरल डिग्रेडेशन पैटर्न यहाँ पे पता चल जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हमने जो भी हमारा हर्बल सिरप है उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जो हमारी ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको हम लोग 60% रख के 6 महीने तक टेस्ट करके देखा कि 6 महीने में इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये दवा बिल्कुल भी खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एसिड रिलेटेड देखो, एसिड रिलेटेड मतलब एसिलेशन का नाम ही होता है, एसिलेशन का मतलब ही होता है फास्ट, ठीक है, तेजी से होना। तो अब यहाँ पे देखो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी टाइप की स्टेबिलिटी टेस्टिंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि दवा, देखो आपको पता है हर दवा के लिए हम लोग 2-2 3-3 साल तक सिर्फ स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग जल्दी से हम लोग यहाँ पे दवा की सेल्फ लाइफ पता लगा पाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं एसिड रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे दवा को थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, मतलब इसमें हम लोग यहाँ पे देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो दवा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको टेम्परेचर लगभग कह सकते हो 40 डिग्री के आसपास रखते हैं, मतलब +-2 डिग्री हो सकता है, जैसे हो सकता है 40 की बजाय 38 हो जाए, 38 की बजाय 42 हो जाए। लेकिन यहाँ पे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लगभग 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम लोग करके क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दवा को रख के चेक करते हैं कि अब दवा कितनी जल्दी खराब हो रही है। एक चीज समझो, देखो आपको पता है कि अगर मान लो कोई दवा है, ठीक है, मान लो एक्स हमारी कोई दवा है, ठीक है। अब अगर मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर ये 6 महीने चल गई, ठीक है, तो इतना तो पक्का हो जाएगा ना कि भाई नॉर्मल 25 डिग्री पे तब तो ये कम से कम 6 महीने, मतलब इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि अगर 40 डिग्री पे 6 महीने चली है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 6 महीने से तो थोड़ा ज्यादा ही चलेगी, क्योंकि 40 डिग्री भाई एक बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हाई टेम्परेचर को 6 महीने तक तो बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकती है। और उसी तरीके से ह्यूमिडिटी मान लो हमने 75% कर दी, तो अगर 75% ह्यूमिडिटी में भी हमारी जो दवा है वो मान लो 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब तक भी सर्वाइव कर जाए, तो इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये जो दवा है ये 3-4 महीने तक
सकते हो बहुत अच्छी, मतलब कह सकते हो बेकार कंडीशन में भी सर्वाइव कर रही है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बेटर ही होगी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब हम लोग जानबूझ के ऐसी कंडीशन देते हैं कि दवा हमारी जल्दी खराब हो। अब उसके बाद भी अगर हमारी दवा देखते हैं कि कितनी जल्दी खराब हो रही है, तो जितनी जल्दी खराब होगी इसका मतलब उसकी शेल्फ लाइफ उतनी कम होगी, और ये सारी कंडीशन के बाद भी अगर दवा काफ़ी लंबे समय तक चल जा रही है, इसका मतलब उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे शेल्फ लाइफ का अर्ली एस्टिमेशन इसके थ्रू हो जाता है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारा टाइम और जो है हमारा कह सकते हो टाइम बच जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और यहाँ पे इसी का देखो, आपको पता है कि आजकल हर लोग जल्दी में है, ठीक है? कोई इतना इंतज़ार कौन ही कर रहा है, तो आजकल हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। अब देखो एक और हमारी जाती है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग। देखो एक चीज़ समझो, इंटरमीडिएट का वैसे मतलब तो यही है कि बहुत ही सिंपल है कि एसिलेटेड और रियल टाइम, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे देखो एसिलेटेड में हमारा टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, और हमारा जो है एस हमारा सॉरी नॉर्मल में रियल टाइम में कितना है 25 डिग्री, एसिलेटेड में कितना है 40 डिग्री। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या होगा, इन दोनों के बीच का यानी लगभग 30 डिग्री। उसी तरीके से ह्यूमिडिटी भी सेम है, जैसे नॉर्मल में 60 है, इसमें 75 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 65 कर देंगे, मतलब ये बीच की स्टेट होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच की स्टेट में हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो दवा है वो यहाँ पे कितने टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है। अब देखो एक चीज समझो, इसका यूज हम लोग हमेशा नहीं करते, इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब ऐसी रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फेल हो जाए। मतलब इसके फेल होने का मतलब क्या है कि कभी कभी मान लो ऐसा हो कि कोई दवा है वो 1 महीने में ही खराब हो गई ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेरीफाई करने के लिए दोबारा से भी एक टेस्टिंग करनी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कि क्या एक्चुअल में दवा बहुत जल्दी खराब हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम थी। और उसके बाद वो स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या है, स्ट्रेस कंडीशन का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे दवा में जो है अचानक से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें करके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे कितनी जल्दी यहाँ पे डिग्रेड हो रही है, या फिर इन सब की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट एक्सपोज करेंगे बहुत ज्यादा और देखेंगे क्या लाइट से कोई इफेक्ट पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब अगर वो दवा लाइट रेजिस्टेंट है तो आप लोग कितना भी लाइट डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और अगर सेंसिटिव है तो थोड़ी सी लाइट में यहाँ पे वो खराब हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग यहाँ पे दवा को इन सारी कंडीशन में रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंज आ रहा है, मतलब दवा का कलर, ऑर्डर, टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो दवा है, ठीक है, उसके अंदर हमारा नमी, मॉइस्चर कंटेंट कितना आ रहा है। फिर पीएच वैल्यू, पीएच में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कंटेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे टाइम के साथ यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, डिग्रेडेशन होगा कैसे, माइक्रोब्स के थ्रू होगा, तो कितने माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारे जो है पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे इस चीज के अंदर स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। बाकी यहाँ पे देखिए हमारा पहला चैप्टर जो कि हमारे यहाँ पे हर्बल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स से ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे होंगे कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कह सकते हो जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो ये हर्बल ड्रग्स के केस में पेटेंटिंग का क्या रोल है, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे किन दवाओं को पेटेंट करा सकते हैं या फिर किसको नहीं करा सकते हैं, या फिर हमारी कह सकते हो हर्बल ड्रग को बनाने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आप पेटेंट करा सकते हो, जिनको नहीं करा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हर्बल ड्रग, यहाँ पे हर्बल ड्रग के सिनेरियो में आप लोग क्या पढ़ोगे, पेटेंट पढ़ोगे, और हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, और फार्मर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत, यही हमारा जो है आईपीआर के बारे में पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपने पढ़ा था उसको आप लोग यहाँ पे इस हर्बल ड्रग के कौन मतलब टर्म्स में पढ़ोगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पेटेंट की बात करें, तो पेटेंट आप लोग को पता है क्या होता है। जैसे मान लो आपको पता है कि जब भी कोई नई दवा मान लो किसी कंपनी ने डेवलप करी, मान लो एक्स हमारी एक नई दवा है जिसको एक कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारा कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारा टाइम और पैसा देकर अपना यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे इसका पहले कह सकते हो इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कराया, फिर क्लिनिकल ट्रायल कराया, फिर सारी चीजों को पास करके इसने क्या हुआ, इसने यहाँ पे इस ड्रग को मार्केट में भेजा। अब देखो अगर ये जो एक्स ड्रग है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये खुद से बनाया है, ठीक है, खुद से यहाँ पर कोई नई दवा डेवलप करी है, तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर ड्रग के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखो
अच्छा, ये जनरली यहाँ पे पेटेंट इस केस में यहाँ पे जनरली 20 साल के लिए मिलता है। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि अब 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक ये जो हमारी एक्स ड्रग है, इसको यहाँ पर सिर्फ़ यही कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, कोई भी और कंपनी इस दवा को नहीं मैन्युफैक्चर करेगी। यानी आने वाले 20 सालों तक इस ड्रग से जितनी भी सेल होगी, उसका सारा प्रॉफ़िट यहाँ पे इस कंपनी को मिलेगा 20 सालों तक। 20 सालों के बाद क्या होगा? 20 सालों के बाद ये दवा जो है मार्केट में सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगी और तभी यहाँ पे क्या होता है, तभी यहाँ पे इसकी जेनेरिक फ़ॉर्मूलेशन आएगी। देखो, जेनेरिक ड्रग क्या होता है? जेनेरिक ड्रग तभी आती है जब यहाँ पे ओरिजिनल ड्रग का यहाँ पे पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, ये चीज़ समझना आप लोग। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पेटेंट क्या होता है कि जैसे कोई भी यहाँ पे जब भी हम लोग कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कोई न्यू इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेटेंट मिलता है। अब यहाँ पे जैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पेटेंट तो एक जनरल टर्म है, तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है, बाकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा हर्बल ड्रग के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और बाकी यहाँ पे क्या होता है कि पेटेंट की वजह से जो भी इन्वेंटर होता है, मतलब जिसने भी किसी नई चीज़ को इन्वेंट किया है, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उस चीज़ को बनाने का, उसको यूज़ करने का, उसको सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने का। मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाने का। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है। मतलब ये नहीं कि अब पूरी ज़िंदगी पूरे मतलब जब तक भी वो कंपनी है, जब तक भी वो दवा है, ऐसा नहीं होता है। 20 सालों के लिए ही जनरली जो है मिलता है डेट ऑफ फाइलिंग से। अब अगर हम लोग देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें पेटेंट हो सकती है, जैसे ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ भी बना दिया उसको आप लोग बोलोगे पेटेंट हो जाएगा। देखो, पेटेंट कोई चीज़ तभी हो सकती है जब सबसे पहली बात कि वो कोई न्यू प्रोडक्ट हो। मतलब इससे पहले मार्केट में वो दवा यहाँ पे नहीं एग्ज़िस्ट करनी चाहिए थी। अब जैसे मान लो, ठीक है, मान लो हमारी पैरासिटामॉल है, ठीक है? अब पैरासिटामॉल मान लो कि टैबलेट फॉर्म में एग्ज़िस्ट कर रही है। अब कोई कंपनी आए और बोले कि मैंने इसका सिरप बना दिया, तो भाई वो कोई नया आपने कोई इन्वेंशन नहीं किया, बस आपने एक नई डोजेज़ फॉर्म बना दी, तो उस नई डोजेज़ फॉर्म के लिए आप लोग को पेटेंट नहीं मिल जाएगा, ठीक है? या तो कोई नई ड्रग आपने डेवलप करी हो या फिर कोई नया डिवाइस आपने बनाया हो, है ना? उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोसेस और मेथड। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसी प्रोसेस या मेथड डेवलप करी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कोई यूज़फुल काम हो सकता है। देखो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पेटेंट मतलब जो भी चीज़ आप पेटेंट कराने वाले हो, वो यूज़फुल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी डेवलप कर दिया, उसके बाद आप बोलो कि मुझे पेटेंट चाहिए इसके लिए। भाई, जो चीज़ यहाँ पे यूज़फुल होगी, जो सेल हो सकती है, उसी का पेटेंट मिलता है और उसी के पेटेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ भी उलूल-जुलूल अगर आप बना के बोलो कि मुझे पेटेंट मिल जाए, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एग्जिस्ट करा है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में आपने बना दिया है, जिसको यहाँ पे नॉर्मली नहीं बनाया जा सकता था, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पेटेंट मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कंडीशन फॉर पेशेंट की, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो न्यू होना चाहिए, नॉट ऑब्वियस, मतलब कि वो ऐसा ना हो कि मतलब आप बोल ही ना सको, मतलब वो लगना चाहिए कि हाँ, ये इन्वेंटिव है, मतलब किसी ने कुछ सही में कुछ नया डिस्कवर किया। ये नहीं कि यहाँ पे अरे ये तो सभी लोग कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोग समझो, पता नहीं आप लोग शार्क टैंक वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो कि नहीं देखते हो, मतलब देखता तो मैं भी नहीं हूँ, बट एड्स में मुझे एक चीज़ दिखी थी, मतलब एड नहीं, शॉर्ट्स वगैरह में, कि वहाँ पर एक बंदा क्या था, एक बंदे ने यहाँ पे जो ग्लास होता है ना, ग्लास, ठीक है? तो ग्लास को कवर करने के लिए एक प्लास्टिक की कैप बनाई हुई थी। मतलब वो कैप ऐसी थी कि वो ग्लास के ऊपर ऐसे लगा दो, ठीक है, तो ग्लास का जो मतलब सरफेस है वो कवर हो जाता था। तो अब देखो, इससे इसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब जैसे ये जो कवर है ग्लास का, ठीक है, इससे आप लोग के पानी पीने में कोई आसानी नहीं हो जाएगी, ना तो कुछ भी। मतलब ये जस्ट एक देखा जाए तो काफ़ी एक वेस्ट मतलब कह सकते हो एक डिस्कवरी है। तो इस चीज़ का पेटेंट नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि यहाँ पे उल-जुलूल आपने बना दी है, ठीक है? जो जिसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका पेटेंट यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल सब्सटेंस। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मान लो, ठीक है, मान लो हमारे नेचर में जितनी भी हर्ब्स हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी पेड़-पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो जो हर्ब्स हैं मान लो, ठीक है, जिनसे हमें मेडिसिनल बेनिफिट होता है। अब मान लो कोई ऐसा प्लांट आपने यहाँ पे डिस्कवर कर दिया, ठीक है, जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन आपने कुछ नया डिस्कवर कर दिया। लेकिन वो था नेचर में ही, मतलब वो था हज़ारों सालों से। लेकिन आपने क्या हुआ कि आपने बता दिया कि अच्छा देखो, ये प्लांट एग्ज़िस्ट करता है और इसकी कोई नई प्रॉपर्टी है। तो देखो, उस चीज़ के लिए आप लोग को पेटेंट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक नेचुरल प्लांट है। अब इसका पेटेंट मिलने का मतलब क्या होगा? इसका पेटेंट मिलने का मतलब होगा कि भाई अब इस प्लांट को सिर्फ़ आप ही उगा सकते हो, ठीक है? आप ही यूज़ कर सकते हो। तो देखो, ये तो लॉजिकली भी देखा जाए तो पॉसिबल नहीं। भाई, एक प्लांट है, एक नॉर्मल प्लांट अगर कहीं भी उग सकता है, तो उसको कोई भी उगा सकता है, कोई भी उगा ही लेगा। इसका पेटेंट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, जो भी नेचुरल सब्सटेंस हैं, जो कि हर जगह देखने को मिल जाते हैं, उनका पेटेंट नहीं मिलता है। उसके बाद साइंटिफिक थ्योरीज़ देखिए, अब जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई थ्योरी वगैरह होती है कि किसी ने कोई थ्योरी दी है। अब
अब अगर वो साइंटिफिक है, देखो साइंटिफिक थ्योरीज आप लोग को पता है कि ओवरऑल जैसे न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे, तो वो यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल है। अब उस उन लॉज का कोई पेटेंट नहीं हो सकता कि भाई वो लॉ सिर्फ यहाँ पे न्यूटन ही यूज करेंगे, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई वो थ्योरी है, वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, तो इसका कोई यहाँ पे पेटेंट नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे नीम है, ठीक है, तो नीम हम लोग को पता है कि हम लोग कई सालों से एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इसकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंटी पेस्टिसाइड्स एक्टिविटी, ठीक है, एंटी फंगल एक्टिविटी, तो मतलब इन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे नीम को काफी सालों से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। मतलब ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब हमें पता ही है कि नीम जो है हमारा क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्ने वगैरह में बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेडिशनली मतलब काफी हमारी रीति रिवाजों से हमें पता है, ठीक है, हमारी संस्कृतियों से हमें पता है। तो अब अगर कोई बोले कि भाई देखो ये जो नीम है, ये जो नीम की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ठीक है, अब मुझे इसका पेटेंट कराना है कि देखो नीम की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी मैंने डिस्कवर करी है, तो इस चीज का पेटेंट नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, ये सभी को पता है, काफी सालों से जो है सभी के चलती हुई आ रही है, एक संस्कृति है, ठीक है, तो इसका पेटेंट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ट्रीटमेंट करने का मान लो किसी ने कोई नया तरीका ढूंढ दिया, तो उसका भी पेटेंट नहीं होगा क्योंकि देखो फिर वो तरीका भाई सबके लिए चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो कोई नया मेथड मान लो किसी ने ढूंढा और वो मान लो बहुत यूजफुल भी हो, देखो जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रियली जो यूजफुल हो उसका पेटेंट आप लोग को मिल ही जाए। जैसे मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट करने का कोई नया तरीका किसी ने ढूंढा और वो बहुत यूजफुल है, अब पेटेंट मिलने का मतलब क्या है कि सिर्फ वो पार्टिकुलर पर्सन ही उस तरीके को अपनाएगा या फिर उस तरीके को यूज कर पाएगा। लेकिन अगर ये बहुत यूजफुल है तो सभी के लिए यूजफुल होना चाहिए, यानी सभी को उस तरीके को यूज करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए इन सारी चीजों का पेटेंट नहीं मिलता। अब इसके लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है, अवार्ड मिलता है अगर किसी ने ऐसी डिस्कवरी की है, लेकिन अब कह दो कि इसका पेटेंट मिल जाएगा तो वो नहीं मिल पाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि जो भी इन्वेंटर्स का वर्क है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना। यहाँ पे इनोवेशन और रिसर्च को इनकरेज करते हैं क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि भाई देखो अगर मैंने कुछ ऐसा सच में ढूंढा जो कि इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो, नया हो, तो उसके लिए मुझे पेटेंट मिलेगा, तो फिर वो पेटेंट मिलने से क्या होगा, मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर 20 सालों के लिए भी आप लोग को किसी पार्टिकुलर दवा का पेटेंट मिल गया और वो दवा सही में बहुत ज्यादा यूज होने वाली, तो आप लोग को कितना प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमर्शियल बेनिफिट वही चीज है कि हमारा काफी फायदा तो होता ही है हमें, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे लोग यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाते क्योंकि कॉपी किया तो आप लोग केस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे पेटेंट के अंदर आ जाती हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो देखो पेटेंट क्या है, पेटेंट हमारा एक छोटा सा टर्म है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा एक ब्रॉड टर्म है, या फिर कह सकते हो कि जो पेटेंट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक टाइप है, इसी के अंदर आ जाता है पेटेंट हमारा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये हमारे लीगल राइट है, ठीक है, जो कि यहाँ देखो यहाँ पे एक चीज समझो, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कह सकते हो किसी इनोवेशन के लिए ही मिलता है। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या आता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आ जाती है। मान लो जैसे मान लो आप लोगों का कोई लोगो है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे टाटा कंपनी का लोगो है, ठीक है, आप लोग को पता है टाटा कंपनी का लोगो ऐसा तो नहीं है बट जैसा भी है, ठीक है। तो जो टाटा कंपनी का लोगो है, अब ये लोगो कोई और दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि टाटा कंपनी ने इस लोगो पे क्या है, अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है। और जैसे टाटा कंपनी का जो नाम है टाटा, ठीक है, इस पे भी यहाँ पे उन्होंने मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे आप लोग को पता है यूट्यूब पे जो भी कोई म्यूजिक सॉन्ग लॉन्च होता है, तो उस म्यूजिक को अगर आप लोग यहाँ पे कॉपी करके डाल दो, क्योंकि आपको पता है म्यूजिक पे व्यूज भी बहुत आते हैं, तो अब अगर कोई भी बंदा कॉपी करके डालेगा तो क्या होगा, उस पर तुरंत यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम का क्या मतलब है कि देखो ये मेरा कंटेंट है, कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो यूट्यूब यहाँ पे पावर देता है ओरिजिनल क्रिएटर को कि वो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन के चैनल में भी दिक्कत आ सकती है, फिर उसकी अर्निंग यहाँ पे नहीं होगी उस चीज से। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें किसके अंडर में आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे लीगल राइट्स होते हैं जो कि यहाँ पे पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं फॉर देयर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। देखो इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट मतलब जो आप लोग के दिमाग से आई हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो टाटा कंपनी का लोगो है तो वो किसी ने दिमाग से जनरेट किया। अब जैसे टाटा कंपनी के ऑनर ने किसी और से ही जनरेट कराया होगा, बट कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग की उपज है ना टाटा कंपनी। उसी तरीके से जो भी कंपनियां है, मतलब ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, तो जो भी किसी के दिमाग की कोई उपज होती है, देखिए वैसे तो एग्जांपल तो हम लोग का चैनल भी है, ठीक है, जैसे हमारा चैनल है इम्परफेक्ट फार्मेसी, तो आप मान लीजिए कि ये मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास भी जैसे कॉपीराइट है, ठीक है। अब पेटेंट मैंने नहीं लिया हुआ है बट यहाँ पे वही चीज है कि ले सकता हूँ, तो मतलब पेटेंट नहीं मिलेगा मुझे इसके लिए, यहाँ पे कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क वगैरह मिल सकता है।
तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि जब भी कोई इन्वेंशन होती है, लिटरेसी वर्क होता है, डिज़ाइन, सिंबल, आर्टिस्टिक वर्क, तो मतलब कुछ भी जैसे आपने आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या होगा कि आपने कोई गाना गाया, ठीक है? या फिर आपने कोई फ़िल्म वगैरह बनाई, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद से क्रिएट करी है, ठीक है? कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन, वही चीज़ है कि लोगो का डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में आ जाती हैं और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? हमारा जो क्रिएटर है, ठीक है? क्रिएटर को अनऑथराइज़्ड यूज़ या फिर उसके वर्क की कॉपी से बचाते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो मेरा कंटेंट अगर कोई यहाँ पे उठा के डाल रहा है, ठीक है? तो मेरे पास अधिकार है कि मैं उसको कॉपीराइट दे सकता हूँ। ऑल्दो मैं नहीं दूँगा जनरली, अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हो। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए तो यहाँ पे जैसे आईपीआर है, ठीक है? तो आईपीआर एनकरेजेस इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग ओनरशिप एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू क्रिएटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब यहाँ पे देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी जो चीजें होती हैं, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिए जाते हैं। अब जैसे पेटेंट है, अब पेटेंट तो मान लो 20 साल के बाद पक्का पक्का एक्सपायरी हो जाएगा, उसको आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अब मान लो कॉपीराइट है या फिर जो हमारा ट्रेडमार्क है, इसको हम लोग यहाँ पे मतलब जो ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रिन्यू भी करा सकते हैं। इनको रिन्यूअल कराना होता है हर 10 साल, 15 साल पे जितना भी दिया होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में, तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है पेटेंट। अब देखो पेटेंट का मतलब होता है कि जब भी आपने यहाँ पे कोई नई इन्वेंशन करी हो, यानी आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो, कोई नई प्रोसेस बनाई हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे पेटेंट मिलता है और ये हमारा लगभग 20 साल तक वैलिड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी ने कोई नई दवा बनाई हो, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाई, तो इसका हम लोग यहाँ पे पेटेंट ले सकते हैं। कॉपीराइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो भी म्यूजिकल, आर्टिस्टिक या फिर ड्रामेटिक वर्क्स होता है उसके लिए मिलता है। और ये देखो जो भी ऑथर होता है जिसने यहाँ पे मान लो गाना गाया है, जिसने फिल्म बनाई है, जिसने भी जो भी आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट है, ठीक है? तो उसको मतलब जब तक वो जिंदा है और जिंदा रहने से 60 साल के बाद तक भी यहाँ पे ये जो है कॉपीराइट यहाँ पे वैलिड रहता है और ये यहाँ पे बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर इन सभी चीजों के लिए मिलता है। ट्रेडमार्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रेडमार्क मिलता है यहाँ पे लोगोज पे, जैसे यहाँ पे जो भी कंपनी के लोगो होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेडमार्क मिलता है और ये लगभग 10 साल के लिए वैलिड होता है। इसको यहाँ पे रिन्यू कराना होता है, जैसे कंपनी लोगो, ब्रांड नेम, ठीक है? जैसे डोलो, तो डोलो आपको पता है कि डोलो नाम से पैरासिटामोल को कोई और नहीं सेल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब है जैसे कुछ-कुछ कंपनियाँ क्या होते हैं कि कुछ-कुछ कंपनियाँ अपना एक स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन बनाती हैं। जैसे कि मान लो किसी कंपनी का जो बॉटल है, ठीक है? वो मान लो कुछ इस तरह की डिज़ाइन का है और अगर यहाँ पे मान लो कि उसने यहाँ पे इस डिज़ाइन पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ले मतलब हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब कह सकते हो आईपीआर ले लिया, तो यहाँ पे देखिए फिर इस तरह की डिज़ाइन की बॉटल यहाँ पे दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी, अगर यहाँ पे कंपनी ने लिया है तो। तो ये हमारा कह सकते हो स्पेसिफिक मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये डिज़ाइन उसकी खुद की कॉपी होनी मतलब उसकी खुद की इन्वेंशन होनी चाहिए। जैसे एप्पल की जो वॉच वगैरह आती है, ठीक है? तो एप्पल की वॉच तो चलो थोड़ी-सी मतलब यहाँ पे ऐसी नॉर्मल सी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा उसकी एक नई टाइप की वॉच आई थी, तो वो जो डिज़ाइन था, ठीक है? फिर उसके लिए यहाँ पे क्या है, उसके लिए यहाँ पे उसने जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का कॉपीराइट लिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे कई फेक बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाले मॉडल तो हमें मिल ही गए थे। मतलब एक एग्ज़ाम्पल है देखिए, जैसे आपने अगर कोई नई डिज़ाइन बनाई है एकदम, ठीक है? कोई यूनिक डिज़ाइन अगर आपने बनाई है जो कि अभी से पहले मार्केट में एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, तो आप उसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो है आईपीआर ले सकते हैं और ये लगभग 10 साल के लिए जो है वैलिड होता है, डिज़ाइन ऑफ अ बोतल और टैबलेट स्ट्रिप। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला यहाँ पे किसी ने या फिर कोई बिजनेस स्ट्रेटजी यहाँ पे किसी ने बनाई है, ठीक है? तो उसके लिए भी यहाँ पे कॉपीराइट मिल सकता है, मतलब उसके लिए भी मतलब आईपीआर मिल सकता है और ये जो है बिजनेस बिजनेस इंफॉर्मेशन को जो है गोपनीय बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये हमारे हो जाते हैं आईपीआर। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्रीडर्स राइट के बारे में, तो अब देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो आप लोग के सिलेबस में 2 चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखा है आप लोग का यहाँ पे ब्रीडर्स राइट और एक दे रखा है आप लोग का फार्मर्स राइट। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्रीडर के बारे में, तो देखो ब्रीडर क्या होता है? देखो सबसे पहले तो ये समझो ब्रीडर भी डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। जैसे एक होता है एनिमल ब्रीडर, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एनिमल ब्रीडर के बारे में पढ़ा था। वो ब्रीडर क्या करता था, यहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग कराता था, मतलब यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के एनिमल्स को पालता था, पोसता था, है ना? और यहाँ पे फिर क्या करता था, उनका कह सकते हो क्रॉस करा के यहाँ पे नई नई ब्रीड्स डेवलप करी जाती थी। तो एक ब्रीडर वो हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांट वैरायटीज के केस में या फिर प्लांट या फिर कह सकते हो हमारा जो भी पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो हमारी फसलें होती हैं, उन केस में हमारा ब्रीडर क्या होता है? इस केस में ब्रीडर हमारा वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पे क्या करता है, नई नई प्लांट वैरायटीज को डेवलप करता है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो आपको पता है कि जैसे मान लो चावल है, ठीक है?
तो आपको पता है कि जो चावल है आज के दिन में, तो चावल एक तरीके का थोड़ी है। जैसे हम आप लोग देखोगे तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके की चावल की वैरायटीज आप लोगों को मिलेगी। जैसे एक आप लोग का सामा मंसूरी होता है, बहुत फेमस है। फिर एक आपको पता है हमारा बासमती राइस होता है जिसके काफ़ी लॉन्ग ग्रेज होते हैं, ठीक है। और एक हमारा ब्राउन राइस आप लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब इस तरीके से, यहाँ तो मैंने 3 ही बताया, बट चावल की इतनी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये सभी वैरायटीज क्या होती है, ये सभी वैरायटीज हैं तो चावल ही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउन राइस क्या होता है, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सामा मंसूरी होता है वो थोड़ा सा मतलब छोटे साइज के राइस होते हैं। फिर जो बासमती होता है उसके ग्रेन्स बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। तो ये क्या है, जैसे ये क्या है, ये हमारा एक कह सकते हो चावल की अलग अलग वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं। तो इनको जो डेवलप करने का काम होता है ना, वो कौन करता है, वो हमारा यही ब्रीडर्स करते हैं। मतलब ब्रीडर्स क्या करते हैं, हमारी ऐसी ऐसी प्लांट वैरायटीज डेवलप करते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा फसलें पैदा करती हैं। मतलब उनमें हमें ज़्यादा जो है कह सकते हो यील्ड देखने को मिल सकती है, और वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो स्पेशली फार्मर्स वगैरह के लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं। अब आपको पता है कि जैसे आपको पता नहीं पता हो कि ना पता हो, लेकिन जो किसान वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग यहाँ पे बीज खरीदते हैं। जनरली जब भी उन्हें यहाँ पे फसलें ग्रो करनी होती है तो बीज खरीदते हैं। तो बीज किस क्वालिटी के वो लोग ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीड मिले। तो वो जो सीड्स होते हैं जो कि अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं, उनको डेवलप कौन करता है, उनको डेवलप यही ब्रीडर्स करते हैं। अब देखो ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर कौन हो सकता है, देखो ब्रीडर कोई फार्मर भी हो सकता है। एक चीज़ समझना कि जो ब्रीडर है वो खुद के एक फार्मर भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई किसान है, ठीक है। अब वो अपने खेतों में खेती कर रहा है मान लो, और उसने यहाँ पे मान लो 2-3 अलग अलग टाइप की फसलें मिला के, और उसने अगर कोई नई स्पीसीज डेवलप कर दी तो वो भी एक टाइप का ब्रीडर हो गया। और उसके बाद ब्रीडर हमारे क्या होते हैं, ब्रीडर हमारा साइंटिस्ट भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे मतलब कोई साइंटिस्ट है जो कि फसलों पे स्टडी कर रहा है, और उसने अगर कोई नई तरह की स्पीसीज डेवलप करी, कोई नई फसल डेवलप करी, तो उसको हम लोग यहाँ पे ब्रीडर बोल देंगे। तो ब्रीडर मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि हमारा यही होगा, है ना। बाकी देखो ब्रीडर्स राइट क्या होता है, अब इस चीज़ को समझना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो एक्स हमारा ब्रीडर है। अब इसने मान लो कि यहाँ पे चावल की मान लो ये एक नई वैरायटी डेवलप करी। अब ये जो नई वैरायटी है जो कि इस ब्रीडर ने डेवलप करी है, तो भाई इसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो हाँ, इसको मिलता है। इसको क्या मिलता है, इस वैरायटी पे इसको मिलता है ब्रीडर्स राइट। अब ब्रीडर्स राइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसको कैसे यहाँ पे फायदा मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो ब्रीडर्स राइट हमारा एक लीगल राइट होता है जो कि यहाँ पे प्लांट ब्रीडर को दिया जाता है, जो कि यहाँ पे न्यू प्लांट वैरायटी को डेवलप करता है। अब ये न्यू प्लांट वैरायटी आप समझ लो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया गेहूँ चावल, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से जो हर्ब्स होती हैं, ठीक है, वहाँ हर्ब्स भी कई बार नई नई प्लांट वैरायटी डेवलप होती है, तो वहाँ पे भी ब्रीडर्स को जो है एक लीगल राइट मिलता है। बाकी देखो दिस राइट अलाउज द ब्रीडर टू कंट्रोल द कॉमर्शियल यूज ऑफ दैट वैरायटी एंड गेट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसर्च एंड एफर्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इससे क्या होता है कि जो ब्रीडर होता है जिसने उस जो भी वैरायटी इसने डेवलप करी, ठीक है, तो ये वैरायटी अगर बाजार में बिकेगी तो इसको फायदा हो, इसको प्रॉफिट मिले, इसमें हमारा ब्रीडर साइड जो है अपना रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे प्लांट वैरायटी राइट के नाम से भी जानते हैं, इतना समझना। और ब्रीडर देखो क्या होता है, ब्रीडर हमारा कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि यहाँ पे न्यू तरह की प्लांट वैरायटी को या तो डेवलप करता है, डिस्कवर करता है, या तो इंप्रूव करता है। जैसे जैसे मान लो चावल है, ठीक है, तो चावल में जैसे ये सारी क्या है, जैसे इंप्रूव्ड वर्जन है। जैसे मान लो बासमती है तो इसको काफी प्रीमियम माना जाता है ना, काफी इंप्रूव फॉर्मुलेशन मानी जाती है। तो देखिए वही चीज है कि यहाँ पे मतलब कोई नई स्पेसीज है, ठीक है, या तो कोई एकदम कोई नई फसल ही बना दी मान लो, ठीक है। मतलब अभी तक मान लो कोई ऐसा अनाज किसी ने डेवलप कर दिया जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, और या फिर जो है एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे मतलब कह सकते हो इस ब्रीडर्स राइट के अंदर में आ सकती हैं, या फिर ये न्यू वैरायटीज कहलाएंगी। और ब्रीडर कौन कौन सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक फार्मर भी हो सकता है जिसने यहाँ पे कोई नई वैरायटी डेवलप करी हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। मतलब हो सकता है प्रॉपर एक ब्रीडर का रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे वो प्रॉपर जो है इन्हीं सब चीज़ों पे स्टडी करते हो, फसलों पे, प्लांट्स पे। और कोई हमारी सीड कंपनी भी हो सकती है। अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली जैसे मान लो, ठीक है, मान लो एक ब्रीडर है, ठीक है, अब इसने मान लो कोई नई फसल यहाँ पे डेवलप करी, कोई नई स्पीसीज डेवलप करी, ठीक है। तो अब इस स्पीसीज को, ठीक है, ये ब्रीडर जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही सेल कर सकता है। मतलब फिर और कोई बंदा इस स्पीसीज को या फिर इस पार्टिकुलर जो भी हमारा ब्रीडर ने डेवलप किया है, ठीक है, इस प्लांट वैरायटी को, इसको यहाँ पे कोई और बंदा यहाँ पे सेल नहीं कर सकता। और यही सारी चीज़ें हमारी ब्रीडर्स राइट के अंडर में आ जाती हैं। अब देखो ब्रीडर्स राइट मिलेगा कैसे, जब क्या हर चीज़ पे ब्रीडर्स राइट मिल जाएगा, नहीं। देखो जब भी यहाँ पे ब्रीडर्स राइट कब मिलेगा कि जो प्लांट वैरायटी जो डेवलप करी है ब्रीडर ने, जिसको क्लेम कर रहा है कि यह मैंने डेवलप किया है, तो सबसे पहली बात वो न्यू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी वो पहले एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है, मतलब ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, जैसे मान लो
जैसे हमें पता है चावल में आज के दिन में इतनी सारी वैरायटी है, अब पता चले कोई और नई वैरायटी अगर निकल के आ जाए, तो नई वैरायटी हम लोग कब मानेंगे, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है कम से कम उनसे अलग हो, है ना, उनके जैसा ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो ये हमारी एक नई वैरायटी मान लो चावल की किसी ने डेवलप करी, ठीक है। अब मान लो एक एक फसल मान लो किसी ने एक नया प्लांट मान लो डेवलप कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि जब इसी को यहाँ पे दोबारा से इसने ग्रो कराने की कोशिश करी, तो यहाँ पे पता चला ये ढंग से हो ही नहीं रहा, कोई हमारा बहुत छोटा हो जा रहा है, कोई बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई आधा अधूरा रह जा रहा है, कोई टूट जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि जो सारी वैरायटीज जो दोबारा नई डेवलप हो रही हैं, मतलब इस को जब लार्ज स्केल में ग्रो कराया गया तब देखा गया कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सभी अलग अलग टाइप के हैं, तो उस पर भी ब्रीडर राइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ब्रीडर राइट तभी मिलेगा जब जो नई फसल डेवलप हुई है, नई वैरायटी डेवलप हुई है, वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब उसको जितना भी ग्रो करा जाए अब वहाँ पे वो यूनिफॉर्म जो है प्रोडक्शन हमें देखने को मिले उसका। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, वो देखिए वही बात है कि रिपीटेड कल्टीवेशन, मतलब बार बार खेती करने के बाद भी ऐसा ना हो कि उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे चावल की कोई नई फसल डेवलप हुई, ठीक है, कोई नई वैरायटी, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक सीजन में तो यहाँ पे ऐसा हो गया, मतलब कह सकते हो वो वैरायटी मिली और अगले सीजन में पता चला ग्रो कराने पे वो ढंग से हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी तब जाके आप लोग को, मतलब जो भी ब्रीडर होगा उसको ब्रीडर्स राइट मिलेगा। अब ब्रीडर्स राइट में देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है एक्सक्लूसिव कमर्शियल राइट। देखो एक्सक्लूसिव कमर्शियल राइट का मतलब है कि जब अब वो जो वैरायटी ब्रीडर ने डेवलप करी है उसको यहाँ पे सिर्फ ब्रीडर ही यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, उसको यहाँ पे ब्रीडर ही यहाँ पे सेल कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई नया बीज डेवलप किया ब्रीडर ने, ठीक है, बीज मतलब जो कि जिससे पूरी की पूरी हमारी फसल होती है, ठीक है। तो अब वो जो बीज है, ठीक है, उसको यहाँ पे उस पार्टिकुलर वैरायटी के ब्रीड को यहाँ सीड को यहाँ पे सिर्फ ब्रीडर ही मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही मार्केटिंग कर सकता है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वही यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। नो वन एल्स कैन यूज द वैरायटी कॉमर्शियली विदाउट द ब्रीडर्स परमिशन। अब देखो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉमर्शियली, मतलब यहाँ पे उस चीज को, उस वैरायटी को कोई दूसरा बंदा बेचने के लिए नहीं ले जा सकता है। वो यहाँ पे कह सकते हो एक हमारा कह सकते हो उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको फिर यहाँ पे हमारा पेनाल्टी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमर्शियली, अभी आप लोग समझोगे इसको। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपना राइट टू लाइसेंस के बारे में। तो देखिए राइट टू लाइसेंस का मतलब है कि देखो जो ब्रीडर है, ठीक है, तो ब्रीडर अगर चाहे, अगर वो खुद चाह रहा है तो वो खुद किसी दूसरे पर्सन या कंपनी को अपना लाइसेंस दे सकता है। मतलब यहाँ पे जैसे ब्रीडर्स को जो लाइसेंस मिलता है ब्रीडर्स राइट का, तो अब अगर मान लो उसने किसी और को दे दिया, तो अब कोई और अगर उसको ब्रीडर ने खुद से लाइसेंस दिया तो हाँ अब वो सेल कर सकता है, ठीक है। हालांकि उस बंदे को यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो ये ब्रीडर है हमारा, ठीक है, अब इसने मान लो ये हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, इसको अपना लाइसेंस दे दिया, तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ये कंपनी इस लाइसेंस पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे लाइसेंस मिला इसको, इस लाइसेंस के बेस पे यहाँ पे जो नई सीड है उसको यहाँ पे सेल करेगी। तो अब सेल तो करेगी, लेकिन यहाँ पे सेल से जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रीडर को भी यहाँ पे हिस्सा मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिस हेल्प ब्रीडर अर्निंग फ्रॉम देयर इनोवेशन। अब जैसे एग्जांपल के आप लोगों को पता हो, जैसे मान लो कोई नई बुक वगैरह लिखता है, ठीक है, तो नई बुक लिखने के बाद क्या होता है कि वो पर्सन यहाँ पे अपनी बुक किसी पब्लिकेशन को सेल कर देता है। अब वो पब्लिकेशन क्या होता है, वो बुक जब भी उसकी बिकती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा ऑथर होता है उसको रॉयल्टी यहाँ पे जाती रहती है। राइट टू प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ब्रीडर्स राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे ब्रीडर ने जब भी कोई नई फसल डेवलप करी है, कोई नई वैरायटी डेवलप करी, तो उसने अपना टाइम दिया है, पैसा दिया होगा, उसने अपनी रिसर्च करी होगी, तो इन सभी चीज़ों के बदले क्या होता है, उस सभी चीज़ों के बदले उसको ब्रीडर्स राइट मिलता है, जो कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉपिंग से जो है उसको बचाता है, उसकी जो भी वैरायटी उसने डेवलप करी है। उसके बाद देखिए राइट टू टेक लीगल एक्शन। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जो भी ब्रीडर है, ठीक है, तो अब अगर किसी ने भी उसकी कॉपी वैरायटी को कॉपी किया, सेल किया बिना ब्रीडर की परमिशन के, या फिर उसको मिस यूज किया, तो यहाँ पे ब्रीडर जो है उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है हमारा PPVFR एक्ट के ऊपर तहत। देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि ये जो ब्रीडर्स राइट है, ठीक है, ये हमारा इसी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारा एक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारा ब्रीडर्स राइट भी आता है, इसी के अंदर आप लोग अभी पढ़ने वाले हो फार्मर्स राइट। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा भी समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ जाता है। उसके बाद देखो ड्यूरेशन ऑफ ब्रीडर्स राइट की बात करें तो देखो अब ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे ब्रीडर्स को कब तक राइट मिलेगा। अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर के लिए उसने कोई नई फसल डेवलप करी तो जिंदगी भर के लिए उसको राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो मान लो कोई नया पेड़ पौधा ऐसा डेवलप किया, ठीक है, ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे उसको जो है 18 साल का राइट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कोई फसल वगैरह जैसे गेहूँ चावल की ऐसी कोई वैरायटी डेवलप करे तो उसको यहाँ पे 15 साल तक का राइट मिलता है। मतलब 15 साल तक उस वैरायटी को सिर्फ वही ब्रीडर सेल कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी उसको सेल कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीडर राइट की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है कि जब ब्रीडर को एक राइट मिलता है, ठीक है, जब ब्रीडर को पता होगा जो भी बंदा है कि अगर मैंने कुछ नया डिस्कवर किया तो उसके बदले मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो वो इनकरेज होगा, हमारी रिसर्च और इनोवेशन और ज़्यादा इंप्रूव होगी, है ना, हाई यील्ड वैरायटीज़ का डेवलपमेंट प्रमोट होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो भी फसलें आजकल आज के दिन में किसान वगैरह लगाते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई जो भी बीज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो ताकि मेरी फसल बहुत अच्छी हो। तो वहाँ पे वो सारी जो बीज होते हैं वो सारी चीज़ें ब्रीडर से ही ली जाती हैं, ठीक है। और जनरली बहुत सारे ब्रीड ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे ब्रीडर्स ने डेवलप किए होते, तो उसके ऊपर यहाँ पे उनका खुद का जो है ब्रीडर्स राइट होता है। और यहाँ पे देखिए हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंप्रूव होती है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पे मतलब सीड की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो यहाँ पे सपोर्ट होती है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे ब्रीडर साइड। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं फार्मर साइड के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। देखो ब्रीडर्स राइट मतलब क्या है? ब्रीडर्स राइट मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे मान लो किसी बीज को, मान लो इसको बिल्कुल सीड के एग्जांपल से, मतलब मान लो चावल का बीज, चावल है, ठीक है, तो मान लो चावल को, अगर चावल की किसी नई वैरायटी को डेवलप कर रहा है तो वो हमारा ब्रीडर हो गया। लेकिन अब उस चावल की नई वैरायटी को ग्रो कौन करेगा? भाई ब्रीडर यहाँ पे सिर्फ वैरायटीज को डेवलप करता है, लेकिन ब्रीडर यहाँ पे ऐसा नहीं कि फसल खुद उगाता भी, कितना उगाएगा भाई? इसको अगर अपने काम से फायदा चाहिए, मान लो इसने चावल की कोई नई वैरायटी डेवलप करी है, तो अब अगर इसको फायदा चाहिए तो इसको बेचना तो है ना सबको, तो ये बेचेगा किसको? बेचेगा हमारा फार्मर्स को। अब ये फार्मर क्या करेंगे? ये फार्मर हमारा इन सीड्स को अपने खेतों में लगाएंगे। अब देखो जब यहाँ पे फार्मर अपने खेतों में इन सीड्स को लगाएंगे तो भाई इनसे नई फसलें बनेंगी। अच्छा देखो जब नई फसलें बनेंगी तो अब यहाँ पे देखो फार्मर ने ये सीड्स अपने खेतों में क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे ताकि उसके खेत में बहुत ज़्यादा फसल हो सके। और बहुत ज़्यादा फसल वो क्यों उगा रहा है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि बहुत ज़्यादा जब फसल हो तो वो यहाँ पे उसको सेल कर सके। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो हमने अभी पढ़ा कि जो ब्रीडर है, ठीक है, अगर इसने कोई नई वैरायटी डेवलप करी तो यहाँ पे सिर्फ इसको यही सेल कर सकता है। लेकिन ब्रीडर से फार्मर जब खरीदेगा और फार्मर जब अपने खेतों में लगाएगा तो फार्मर के पास तो बहुत ज़्यादा वो वाली सीड आ जाएगी। तो अब फार्मर क्या उसको सेल नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि इस सीड को सिर्फ यही सेल कर सकता है, जबकि फार्मर तो यहाँ पे बहुत सारी सीड को डेवलप करेगा, जब उगाएगा तो बहुत सारी सीड डेवलप होंगी। तो फार्मर क्यों उगा रहा है भाई? उसको सेल करने के लिए तो उगा रहा है, तो क्या वो सेल नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आ जाता है हमारा फार्मर्स राइट। तो फार्मर्स राइट के अंदर देखो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे फार्मर्स को एडिशनल प्रोडक्शन दिलाती हैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा लीगल प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट वैराइटीज। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो किसान है, ठीक है, उन्होंने हमारे कितनी मेहनत करते हैं। आज भी हमारा जो देश है, ठीक है, मतलब देश छोड़ो, पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा पूरा संसार है, ठीक है, ये चल किस पे रहा है? ये चल तो हमारे इन्हीं फार्मर्स पे ही रहा है, ठीक है, खेती पे ही चल रहा है। भाई फसलें नहीं होंगी तो आदमी खाएगा क्या? खाएगा नहीं तो करेगा क्या? तो मतलब देश की इकोनॉमी हमारे फार्मर्स पे ही डिपेंड होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि फार्मर्स ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए फार्मर्स को हमारे जो है बहुत सारे राइट दिए जाते हैं फार्मर्स राइट के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए सबसे पहला आता है राइट टू सेव सीड। देखो एक चीज़ समझो, मान लो ये ब्रीडर है, ठीक है, इसको चाहिए प्रॉफिट। अब इसने क्या हुआ, इसने नई वैरायटी डेवलप करी सीड की, अब इसने बेचा फार्मर को। मान लो इसने बहुत सारे फार्मर्स को बेचा होगा, मान लो इसने किसी इस वाले फार्मर को बेचा जो कि हमारा मान लेते हैं कि कौन है ये, मान लेते हैं कि ये है हमारा फार्मर्स के नाम कैसे होने चाहिए, चलो फार्मर है हमारा जो है अभय, ठीक है, अभय हमारा फार्मर है, ठीक है। अब इस अभय को इस ब्रीडर ने हमारा जो है सीड बेच दी। अब देखो ये जो हमारा अभय फार्मर है, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे इस सीड को उगाएगा, ठीक है, इसके पास बहुत सारी सीड यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। अब एक चीज़ समझो, जैसे एक बार इसने इससे सीड ले ली, इस ब्रीडर से एक बार अभय ने सीड ले ली, तो अब यहाँ पे अगर दोबारा अभय को इसी सीड की खेती करनी है तो भाई अब इसके पास तो बहुत सारी सीड हो ही जाएंगी, तो क्या दोबारा भी इसको इसी से खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ पे देखिए जो ब्रीडर है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला राइट क्या मिलता है फार्मर को, कि जो फार्मर है कि वो अपना जो हार्वेस्टेड सीड है, मतलब जिस बीज को उसने ब्रीडर से खरीद के खेती करी है, उस बीज को वो यहाँ पे आने वाले फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकता है कि उसको दोबारा जो है खरीदने में मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा उसको अपना कॉस्ट ना सेव करना पड़े। और यहाँ पे ब्रीडर का कोई भी राइट जो है नहीं काम करेगा, मतलब यहाँ पे ब्रीडर ये नहीं बोल सकता कि आप मेरा सीड जो है लेके नहीं रख सकते हो। उसके बाद देखो एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है।
यहाँ पे PPVFR देखो एक चीज़ है, फार्मर्स राइट मिलेगा कब, जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर कोई करा रहा है तो उसको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखो राइट टू गेट सीड एट रीजनेबल प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो भी ब्रीडर है, ठीक है, मान लो अगर इसने कोई नई फसल डेवलप करी भी है जो कि बहुत अच्छी है, मान लो बहुत अच्छी है, तो ये नहीं है कि भाई अब तुम इसको अपने मनमाने दाम पे बेचोगे, क्योंकि देखो फार्मर्स क्या है भाई, फार्मर्स जो है हमारे देश के लिए खेती कर रहे हैं, और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि उतना जो है कह सकते हो फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते, फाइनेंशियली उतने मतलब कह सकते हो कैपेबल नहीं होते। तो भाई आप अगर बहुत महंगा बीज बेचोगे तब तो यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो ले लेंगे, और जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी सीड है वो रीजनेबल प्राइस पे ही बिकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ पे फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल हो। अगर यहाँ पे अनफेयर प्राइस में बेचा गया, अगर जो ब्रीडर है उसने अगर कोई नई वैरायटी डेवलप भी करी है और अगर उसने अनफेयर प्राइस में बेचा, तो वहाँ पे उसके खिलाफ जो है एक्शन प्रॉपर हो सकता है। और उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखो जो फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर देखो ब्रीडर राइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रीडर राइट कहता है कि भाई देखो ये जो सीड है ना, ये सीड यहाँ पे आप अपने फायदे के लिए दूसरों को सेल नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो, मार्केट में जाके आप सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ब्रीडर साइट ये नहीं कहता है कि आपने अगर सीड ले लिया तो आप किसी को दे भी नहीं सकते हो। जैसे आप अगर अपनी मर्जी से किसी और को देना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, किसी मान लो हमारा यहाँ पे मान लो ये कोई दूसरा हमारा फार्मर है, ठीक है, तो अगर इसके साथ हमारा आप सेल करना मतलब एक्सचेंज करना चाहते हो बिना पैसों के, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हालांकि आप पैसा नहीं लोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप सेल नहीं करोगे, लेकिन अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद देखो राइट टू सेल सीड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ब्रीडर साइड क्या बोलता है, ब्रीडर साइड बोलता है कि भाई आप यहाँ पे जो भी ब्रीडर की यूनिक स्पेसीज है, जो भी यूनिक यहाँ पे ब्रीडर ने वैरायटी डेवलप करी है, उसको यहाँ पे ब्रीडर के अलावा कोई और नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, ये चीज इस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है कि ब्रीडर के अलावा कोई और इनको इसलिए नहीं बेच सकता कि यहाँ पे कोई और जो है कोई किसान मतलब कह सकते हो कोई फार्मर जो है खरीद के इसको जो है लगाए सस्ते दाम में, तो वो नहीं कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे फार्मर ने मान लो इस पार्टिकुलर वैरायटी से अब बहुत सारी फसल डेवलप करी, मान लो इसने चावल की खेती करी फार्मर ने, अब मान लो इसके खेत में 100 कुंटल 200 कुंटल चावल हुआ, ठीक है, तो अब ये 100-200 कुंटल चावल यहाँ पे ये खाने के पर्पज से, जो कि मतलब यहाँ पे मंडी वगैरह में जो भी हमारी यहाँ पे मंडी वगैरह होती है, गल्ला मंडी वगैरह, तो वहाँ जाके बेच सकता है, ठीक है, या फिर किसी मतलब कह सकते हो दुकानदार को भी दे सकता है, मतलब जहाँ से भी उसको पैसा मिल पाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा फार्मर्स के लिए जो है प्रोटेक्टिव, मतलब यहाँ पे ये नहीं भाई कि भाई वो सीड ले क्यों रहा है, वो सीड ले ही इसीलिए रहा है ताकि वो यहाँ पे फसल उगाए उसको बेच सके, उसको पैसा मिले। अब यहाँ पे देखो ये चीज है कि हाउ एवर सीड्स कैन नॉट बी सोल्ड अंडर अ ब्रांड नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो जो ब्रीडर है, तो ब्रीडर जब यहाँ पे अपनी सीड बेचेगा तो यहाँ पे ब्रीडर अपना कुछ ब्रांड नेम भी रख सकता है, ठीक है, कि हाँ ये यहाँ पे इस पार्टिकुलर ब्रांड की सीड है। लेकिन यहाँ पे जब फार्मर बेचेगा तो फार्मर इसको एक जनरल अनाज की तरह बेचेगा, मतलब फार्मर यहाँ पे देखो फार्मर के लिए यहाँ पे क्या एक चावल है, ठीक है, तो ये इसको एज अ चावल बेचेगा, यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि ये पार्टिकुलर वैरायटी का सीड है, ठीक है, इससे आप खेती करो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें राइट टू रजिस्टर फार्मर्स वैरायटी। तो यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अगर मान लो कोई फार्मर है, अब अगर उसने यहाँ पे कोई वैरायटी डेवलप करी तो उसको भी वो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर डेवलप कर सकता है, और तब यहाँ पे फार्मर क्या होगा, फार्मर यहाँ पे ब्रीडर की जगह पे आ जाएगा। हमने देखा ना ब्रीडर हमारा फार्मर हो सकता है। और उसके बाद देखो राइट टू कंपनसेशन। तो यहाँ पे देखिए राइट टू कंपनसेशन का मतलब है कि इफ अ रजिस्टर्ड कंपनी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ये ब्रीडर है, ठीक है, अब ये ब्रीडर मान लो क्लेम कर रहा है कि भाई देखो ये जो नई वैरायटी मैंने डेवलप करी है ये इतनी अच्छी है कि इससे जो आपकी फसल है, इससे जो आपकी खेती वो दुगनी हो जाएगी, मतलब ये फसल दुगनी पैदा करेगा, जितनी अभी तक हो रही थी उससे दुगनी पैदा होगी। और मान लो इस क्लेम के बेसिस पर इसने यहाँ पे सीड को थोड़ा महंगे दामों में बेचा है। अब ये जो फार्मर है जिसने महंगे दामों में सीड को खरीदा और अगर यहाँ पे इसके क्लेम सही साबित नहीं हुए, मतलब जब इसने खेती करी और अगर यहाँ पे ये दुगनी फसल नहीं हुई, मतलब जो यहाँ पे ब्रीडर ने बेचने के लिए बोला था अगर नहीं हुआ, तो फार्मर जो है अलाउड होता है वो कंपनसेशन ले सकता है, मतलब वो यहाँ पे जो है अपना जो भी कंपनसेशन, मतलब यहाँ पे मान लो जो भी एक्स्ट्रा पैसे लिए होंगे ब्रीडर ने, ठीक है, वो यहाँ पे फार्मर जो है दोबारा से ले सकता है। और उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो यहाँ पे इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जैसे ऐसा होता है, ठीक है, कि कभी कभी मान लो जो फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर क्या होता है कि मान लो एक हमारा यहाँ पे मान लो ये हमारी सीड वैरायटी है, ठीक है, और इसको मान लो किसी ब्रीडर ने डेवलप किया है, लेकिन फार्मर को पता नहीं है, ठीक है, फार्मर को नहीं पता है कि यहाँ पे ये एक स्पेशल वैरायटी है, ठीक है, और मतलब वो उसने क्या हुआ गलती से इस वैरायटी को यहाँ पे डेवलप करके और गलती से इसको जो है जाके मार्केट वगैरह में मान लो सेल कर दिया, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे उसको जो है कोई भी पेनाल्टी वगैरह नहीं मिलेगी अगर यहाँ पे उसने अननोइंगली किया है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और उसके बाद देखिए, उसके बाद राइट टू रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। और अगर देखिए जो भी फार्मर्स हैं जो कि यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, ठीक है, प्लांट वैरायटी को इंप्रूव करते हैं। देखो जैसे फार्मर्स ही तो खेती करते हैं, तो खेती करते करते कई बार वो भी यहाँ पे नई वैरायटीज को डेवलप करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो वो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत के लिए उन्हें क्या होता है, उनकी मेहनत के लिए उन्हें रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता रहता है नेशनल जीन फंड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाता है ब्रीडर्स और प्लांट्स फार्मर साइड। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, कि देखिए ब्रीडर क्या होता है। ब्रीडर जनरली ब्रीडर जो है सीड्स वगैरह को डेवलप करता है, प्लांट वैरायटी को डेवलप करता है, और फार्मर्स क्या होते हैं, उनका यूज करके यहाँ पे हमारी फसलों को ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। तो देखो बायो मतलब क्या होगा, बायो मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल है, ठीक है, जो नेचुरल है। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या हो गया, देखो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है थोड़ा खोजबीन करना, सर्च करना। देखो यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक हमारा एक टाइप का साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, जिसमें यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनको यहाँ पे स्टडी करा जाता है। क्यों इनकी स्टडी यहाँ पे करी जाती है, टू आइडेंटिफाई वैल्यूएबल बायो एक्टिव कंपाउंड्स फॉर मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे आसपास जो भी कह सकते हो प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे मिनरल्स वगैरह हैं, तो मान लो अगर हम यहाँ पे इनके ऊपर स्टडी करें, इनके ऊपर रिसर्च करें, और इनके ऊपर रिसर्च करके हम लोग यहाँ पे पता लगाए कि इनके अंदर यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऐसे हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जैसे देखो एक चीज समझो, जितनी भी दवा यहाँ पे डेवलप हुई है, जो भी हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे डेवलप किए गए, फाइटोकॉन्स्टेंट डेवलप किए गए, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्टडी पहले करी गई ना, तभी तो डेवलप हुए। तो ये स्टडी हमारी यहाँ पे चलती रहती है। तो ये स्टडी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक लीगल तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी मिनरल सोर्सेज है उनकी स्टडी करना, और ये पता लगाना कि इनके अंदर ऐसे कौन कौन से बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि यहाँ पे हमारा मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो सकते हैं। मतलब जिनसे यहाँ पे दवाएं बन सकती है, जिनसे यहाँ पे इंडस्ट्री में हमारी कुछ चीजें बन सकती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में हेल्प हो सकती है ना, नई फसल डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज कंबाइंड विद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट लाइक ड्रग्स, हर्बल मेडिसिन, एंजाइम्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। और यहाँ पे देखिए जनरल वही बात है कि यहाँ पे चूंकि हम लोग जो है नेचुरल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी, जैसे आपको पता है कि इन सभी चीजों के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। जितने जैसे आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा पूरा प्लांट्स पे बेस है जनरली, ठीक है। तो प्लांट्स में जो भी हर्ब्स यहाँ पे होती हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता ही होती है। तो वो जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे मॉडर्न, आज के दिन में जो हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक है उनके साथ हम लोग यहाँ पे मिक्स करके, और हम लोग यहाँ पे अपनी नई दवाएं बनाते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू। अब देखो इसका पर्पज देखो, इतना सिंपली समझो, बायो प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब है नई दवाओं को डेवलप करना या फिर न्यू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वगैरह पता लगाना बाई स्टडिंग हमारा जो भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं इन सबके, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने पर्पज ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, तो देखो पर्पज क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जब भी स्टडी वगैरह करते हैं अपने जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स वगैरह है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर कौन कौन से नए थेरापेटिक एजेंट हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और हर्बल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग स्टडी करोगे, कुछ नई नई चीजें पता चलेंगी, नई नई ड्रग फॉर्मेशन डेवलप करोगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। हमें यहाँ पे यूजफुल एंजाइम्स का पता लगता है, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और ड्रग रिसर्च में हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग में फार्मेसी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी का मतलब क्या है, फार्मेसी का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करें अपने जो है बायोलॉजिकल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका स्टडी करके। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों ने देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे आर्टेमिसिया अनवा हमारी जो है हब होती है, ठीक है, जब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी स्टडी करी, तभी हमें पता चला कि भाई इसके अंदर हमें आर्टेमिसिनिन देखने को मिलता है जो कि एंटी मलेरियन होता है। जैसे हम लोगों ने टैक्सस स्पीसीज की स्टडी करी, तो हमें यहाँ पे पता चला टैक्सॉल इसके अंदर होता है जो कि एंटी कैंसर एजेंट टाइप की तरह हमारा काम करता है। तो देखो ये सारी दवाएं जो डेवलप हुई है, ये सारी जो ड्रग्स डेवलप हुई, तो ये कब हुई, जब हमने यहाँ पे इन सभी चीजों की स्टडी करी, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे देखिए बायो प्रोस्पेक्टिंग से क्या होता है, हमारी नई नई दवाएं हम लोग यहाँ पे डेवलप कर पाते हैं। एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो देखिए बायो प्रोस्पेक्टिंग में देखिए कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे किसी ऐसे हब की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप लोग जो है किसी ऐसे हब की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली नहीं होती, ठीक है, जो कि यहाँ पे किसी
पार्टिकुलर जो है मान लो किसी पार्टिकुलर स्पीसीज ने या फिर किसी पार्टिकुलर रीजन में ही होती है, और उस रीजन के लोगों ने मान लो इस स्पीसीज को अगर बचा के रखा है और अगर ये बहुत यूजफुल निकल के आई है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इसका यूज करके नई नई दवाएं डेवलप कर रहे हो, तो वो जो स्पीसीज है या फिर जो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बचा के रखा है, जिस जिस पार्टिकुलर रीजन के लोगों ने यहाँ पे इसको बचा के रखा है, उनको यहाँ पे इसका प्रॉपर बेनिफिट आपको देना है, ठीक है। जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट है, जैसे मान लो इंडिया की कोई हब है, ठीक है, और वहाँ इंटरनेशनली मान लो दूसरे जो भी कंट्रीज हैं अगर वो यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को उन्हें प्रॉपर जो है इसका फायदा देना होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह होंगे उसको शेयर करना होगा, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉ, ट्रेडिशनल नॉलेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, अभी आप लोग पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारा, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब है कि आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल नॉलेज हो, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब जो काफी टाइम से चलती हुई आ रही हो, ठीक है, उसको उठाओ और यहाँ पे उसको उठा के क्या करो, उसको उठा के अपनी रिसर्च बता के और उस पर पेटेंट ले लो, तो ये हो जाता है बायोपायरेसी। मतलब यहाँ पे आप अनएथिकल, देखो अगर ये जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, देखो एक होता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग एथिकल तरीके से करना। एथिकल तरीके का मतलब है कि मान लो किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या फिर किसी पार्टिकुलर कंट्री से मान लो आपने किसी चीज को लिया है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर उसको जो है उसका बेनिफिट दो, ठीक है, उसका रिकग्निशन दो कि हाँ यहाँ पे देखो ये इसी कंट्री का है, इस कंट्री की वजह से हमें ये सारी चीज मिली। तो ये हो गया बायो प्रोस्पेक्टिंग। और पता चले आप चोरी कर लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी से आपने किसी जो है मेथड को या फिर किसी आइडिया को या फिर किसी प्लांट वैरायटी को आपने चोरी कर लिया और यहाँ पे फिर उसको जो है अपनी इनोवेशन बताया, तो यहाँ पे ये हो जाता है बायो पायरेसी। तो यहाँ पे देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग समझ के ना, ये एक एथिकल तरीका होता है, ठीक है। हमारा जो भी प्लांट्स मटेरियल वगैरह होते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको स्टडी करके दवाएं बनाने का लीगल तरीका होता है। और एक होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड यूज, पेटेंटिंग और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ अ कंट्री और लोकल कम्युनिटी विदाउट गिविंग प्रॉपर परमिशन और बेनिफिट शेयरिंग टू द ओरिजिनल होल्डर। बहुत सिंपल सी बात समझो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नीम की बायोपायरेसी। देखो आपको पता है जो नीम है, ठीक है, नीम हमारा इंडिया का नेटिव ट्री है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नीम जो है जनरल मतलब इंडिया से ही कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो इंडिया में ही इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। और इंडिया से आज के दिन में यहाँ पे कई सारी एशियन कंट्री में देखने को मिलता है, लेकिन ओरिजिनल जो रूट है नीम की वो इंडिया में मानी जाती है। और इंडिया में नीम का जो यूज है वो इतना पुराना है कि भाई हजारों सालों से लोगों को पता है कि जो नीम है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। नीम के अंदर हमारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो नीम है, ठीक है, ये हमारा इंडिया में काफी सालों से यूज होता हुआ आ रहा है। अब मान लो कोई बाहर से आए, ठीक है, बाहर की कंट्री से मान लो फॉरेन से कोई बंदा आए, ठीक है, और उसको देखे कि भाई नीम इतना यूजफुल है, और वो क्या करे, वो नीम को लेके जाए अपनी कंट्री में, जो यहाँ पे इस जैसे हर कंट्री के भी हमारे आईपीआर राइट्स देने वाले होते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, तो हर कंट्री में देने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये अपनी कंट्री में जाए, अपनी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से क्या करे, यहाँ पे इस पार्टिकुलर मान लो नीम के लिए इसने लिया आईपीआर ले लिया, मतलब नीम के लिए इसने क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे रजिस्टर करा लिया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बेसिकली इसने नीम का पेटेंट ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि भाई नीम की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने डेवलप करी है, जबकि एक्चुअल सच क्या है, सच ये है कि यहाँ पे नीम इंडिया का नेटिव ट्री है। तो अगर ऐसा कोई चीज हो रहा है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। मतलब यहाँ पे भाई आप चोरी कर रहे हो, ठीक है, इंडिया की नॉलेज को आप यहाँ पे अपना बता के और जो है फायदा ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो अब नीम से कोई भी अगर दवा डेवलप करी जाएगी, तो यहाँ पे फिर इस बंदे को फायदा मिलेगा क्योंकि इस बंदे ने पेटेंट ले लिया है, ठीक है। जबकि अगर ऐसा हुआ भी है, सबसे पहली बात तो ये करना ही जो है इलीगल है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे तो पहली बात तो ये इलीगल है, और दूसरी बात मान लो ऐसा कुछ अगर कोई कर भी रहा है, तो सबसे पहली बात कि जो भी प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे शेयर देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही चीज है कि यहाँ पे बायोपायरेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनकी चोरी करना है, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, या फिर जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, एंड यूजिंग देम फॉर प्रॉफिट विदाउट एक्नॉलेजिंग और रिगार्डिंग द पीपल हु ओरिजिनली डेवलप एंड कंजर्व देम। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने असल में उस चीज को बचाया है, ठीक है, मान लो कोई हब है और उस हब को मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने बचाया, उसको कंजर्व करके रखा, और उनको यहाँ पे बहुत पहले से ही पता थी कि उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे फिर आप आओ उसको चोरी कर ले जाओ और फिर अपना बता के उस पर पेटेंट ले लो, तो ये हमारा बायोपायरेसी कहलाता है। और इसके लिए बाद में जो है अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको जो है सजा मिलती है। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि आप यहाँ पे जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, माइक्रोब्स हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल हैं, उनका यहाँ पे यूज करके आप लोग क्या करो, उनका यूज करके आप लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो मिस यूज करो। बेसिकली यूज क्या, मिस यूज करो, है ना, मिस यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। मतलब जो भी यहाँ पे हमारी ट्राइबल, मतलब यहाँ पे जैसे जो
आदिवासी है मान लो, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, तो आपने सुना होगा इधर एक आदिवासी हेयर ऑयल। अब वो आदिवासी हेयर ऑयल तो वैसे एक बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन आप समझो ऐसे कि मान लो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे किसी चीज को अगर कंजर्व करके रखा हुआ है, किसी किसी चीज को बचा के रखा हुआ है, किसी पार्टिकुलर हर्ब्स वगैरह को, तो अब अगर मान लो कोई दूसरे लोग अगर उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन आदिवासी लोगों को उनका फायदा मिलना चाहिए उस चीज का। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप यूज कर लो, उनको कोई फायदा ना दो। तो अगर आप ऐसा यूज कर लो, उनको कोई फायदा ना दो, उसका मिस यूज कर लो, तो वो यहाँ पे। और उसके बाद देखिए जैसे हमारा टेकिंग पेटेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज विदाउट कंसेंट। अब देखिए वही चीज है कि जैसे मान लो इंडिया, जो नीम है वो इंडिया का नेटिव ट्री है, ठीक है, वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। अब अगर मान लो नीम को ले जाके कोई अपने देश में, ठीक है, और उसका पेटेंट करा ले, तो ये भी हमारा बायोपायरेसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद नो बेनिफिट शेयरिंग, तो वही बात है कि मान लो किसी भी चीज का पेटेंट वगैरह करा रहे हो और उसका आपने जो भी बेनिफिट है वो शेयर नहीं कर रहे हो जो भी उसके ओरिजिनल होल्डर्स हैं उनके साथ, तो ये सारी चीजें बायोपायरेसी के अंदर आ जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे हिस्ट्री में आप लोग देखोगे तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं जो कि आप लोग के सिलेबस में ही दे रखे हैं, जो है बायोपायरेसी ऑफ नीम और बायोपायरेसी ऑफ टर्मरिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दे रखा है जो है हमारा, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखिए बायोपायरेसी दे रखा है, और यहाँ पे देखिए आप लोग को पढ़ना है केस स्टडी ऑफ कुरकुमा एंड नीम। तो ये कुरकुमा का मतलब हमारा वही कुरकुमिन यानी कि हमारा टर्मरिक से आ गया, और नीम तो यहाँ पे हम लोग इसकी केस स्टडी अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग ये समझो कि बायोपायरेसी का ही सबसे मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो अभी आप लोग देखोगे कि हमारे फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने कितनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करी थी। मतलब अब एक ही दो बंदे थे, मतलब यहाँ पे पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए टर्मरिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो टर्मरिक में क्या होता है कि जो टर्मरिक है, ठीक है, आप आपको पता है कि जो टर्मरिक है उसका जो यूज है इंडिया में, वो ऑलरेडी सदियों से पता है कि भाई जो हल्दी हल्दी के बारे में तो मतलब कितने हल्दी यहाँ पे पता नहीं कितने हजारों सालों से हल्दी का लेप यूज होता हुआ आ रहा है। हल्दी जो है एज एंटी बैक्टीरियल, कुछ भी घाव वगैरह होता है, ठीक है, तो वहां पे हल्दी का जो है आयुर्वेदा में भी इतना यूज जो है मेंशन है। मतलब हल्दी का यूज एज अ हमारा हीलिंग एजेंट, बाउंड हीलिंग एजेंट हमारा सदियों से पता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे हुआ ये कि यूएसए में, ठीक है, हमारा जो है इसका पेटेंट दे दिया गया, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सन को इसका पेटेंट दे दिया गया। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक टाइप का बायोपायरेसी था। तो यहाँ पे देखिए हल्दी की तरह नीम का पेटेंट भी हमारी फॉरेन कंट्रीज में एक बार जो है प्रोवाइड कर दिया गया था। तो देखिए ये सारी चीजें चैलेंज हुई और उसके बाद ये पेटेंट कैंसिल भी हुए थे। लेकिन अभी आप लोग केस स्टडी पढ़ोगे कि कैसे यहाँ पे चोरी छुपे इनका इनका जो है पेटेंट जो है दूसरी कंट्रीज में ले लिया गया था। और बासमती राइस का पेटेंट लेने का भी ट्राई किया गया था, जो कि यहाँ पे इंडिया में नेचुरली ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारा इसी के एग्जाम्पल में आ जाती हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, तो ये भी सिलेबस में छोटा सा टॉपिक दे रखा है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज देखो क्या है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये है कि ऐसी नॉलेज जो कि यहाँ पे कह सकते हो किसी समुदाय के पास जो है काफी सालों से हो, और वो क्या हो, वो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास कर दी जाए। मतलब यहाँ पे मान लो उनके बाप दादा को, ठीक है, उनके पोते को भी यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर पास करी जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, जो कि काफी सालों से हो। या तो वो जैसे अब कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में सभी लोगों को पता है, और कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को ज्यादा पता है, हो सकता है हमें ना पता हो। तो वो सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आ जाती हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो यहाँ पे काफी जो है सदियों से चली हुई जो नॉलेज चली आ रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज में हमारा जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हर्ब, सीड्स, नेचुरल रेमेडीज, इन सभी के नॉलेज यहाँ पे इंक्लूड होती है। और यहाँ पे देखिए नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्लांट एंड, मतलब सिंपल सी बात है, नेचुरल सोर्सेज से जो भी चीजें ऑब्टेन करी जाती है उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि पेटेंटेबिलिटी मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो क्या ट्रेडिशनल नॉलेज को आप लोग पेटेंट करा सकते हो। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग यहाँ पे कभी भी जो है डायरेक्टली पेटेंट नहीं करा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हल्दी है, ठीक है, तो हल्दी का जो यूज है, तो हल्दी का यूज यहाँ पे सभी को पता है कि भाई हल्दी यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब ऐसे नाम से किसी को नहीं पता होगा कि भाई एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज होती है। लेकिन इतना सबको पता है कि भाई अगर किसी को भी थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग गई है तो वहां पे भाई उसको हल्दी लगा दो, ठीक है। अगर किसी को मतलब हील करना है तो उसको हल्दी वाला दूध सब लोग दे रहे हैं। तो मतलब इतना लोगों को पता है कि हल्दी में कुछ ना कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो अब इस चीज को आप पेटेंट नहीं करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि क्योंकि ये ऑलरेडी नोन होती है, इसमें कोई नयापन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज, देखो ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये जो यहाँ पे सालों से लोगों को पता हो, तो ऐसी नॉलेज को आप लोग यहाँ पे पेटेंट नहीं करा सकते हो। और पब्लिकली अवेलेबल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डू नॉट मीट पेटेंट रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है कि जो भी ऐसी नॉलेज है जो कि यहाँ पे सभी को पता है वो पेटेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि पेटेंट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि नॉवेल नई चीज होनी चाहिए।
अब देखो नेचुरल प्रोडक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे पेटेंटेबिलिटी की बात करें तो एक चीज समझो, नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे नेचुरल या फिर क्रूड स्टेट में पेटेंट नहीं करा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हल्दी है, हल्दी को आप लोग यहाँ पे हल्दी का पेटेंट कोई नहीं ले सकता कि भाई देखो ये मेरी हल्दी है, ये हल्दी का पेटेंट मुझे दे दो। लेकिन अब हल्दी के अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका यूज करके अगर आपने कोई ड्रग फॉर्मुलेशन बना ली है तो उसका पेटेंट आप लोग को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर वो प्रूवन होनी चाहिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बनी थी, लोगों को पेटेंट मिले भी थे, लेकिन अब यहाँ पे वही चीज काफी साल हो ही गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे पेटेंट वगैरह नहीं है। बट आप इतना समझो कि न्यू फॉर्मुलेशन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन बी पेटेंटेड, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरह की नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना दें इन सभी से, ठीक है, कोई नई फॉर्मुलेशन बना दें तो हम यहाँ पे उसका पेटेंट ले सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर पेटेंट इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, अब मान लो आपको पता है कि जैसे जो भी हर्बल प्रिपरेशंस होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे जनरली उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब अगर कोई नया मेथड अगर आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, कोई नया मेथड जो कि एक्चुअल में काम करता है बहुत अच्छे से, तो वहां पे उसका पेटेंट जो है हमें मिल सकता है। उसके बाद मान लो कोई न्यू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन अगर आपने बना दी है, ठीक है, किसी नेचुरल प्रोडक्ट से, तो उसका भी जो है पेटेंट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई नया थेरेपेटिक यूज, मान लो जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, कोई दवा ऑलरेडी मतलब कोई हर्ब है, ये एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही थी, ठीक है, और इसका ये पता था कि भाई देखो ये जो है एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, इतना हमें पता था। लेकिन अब पता चले आपने यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टडी वगैरह करी और आपने बता दिया भाई देखो ये एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ ये एंटी मलेरियल भी है, ठीक है, या फिर एंटी हमारा एंटी कह सकते हो हमारा एंटी लेप्रोटिक भी है। मतलब ऐसा कोई यूज आपने डेवलप कर दिया जो कि पहले लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ पे उस चीज का भी पेटेंट आप लोग को मिल सकता है। मतलब कोई नया जो है थेरापेटिक यूज अगर आपने बता दिया कि हाँ एक्चुअल में ये जो दवा है ये इसमें भी काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो आपने कोई हर्बल फॉर्मुलेशन बनाई, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअल में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और अगर यहाँ पे पास हुआ तो यहाँ पे ये चीज आप लोग यहाँ पे पेटेंट करा सकते हो। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे केस स्टडी ऑफ नीम की बात करें तो देखिए नीम क्या है, नीम हमारे एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है, मतलब ये हमारा एक सदाबहार पेड़ है जो कि हमें हर साल हमारा हरा भरा रहता है। यहाँ पे कभी आपने ऐसा नीम को नहीं देखा होगा कि नीम की सारी पत्तियां गिर गई हों, है ना। और बाकी देखिए ये हमारा नेटिव टू इंडिया है, मतलब ये इंडिया का खुद का ट्री है, इंडिया में नेचुरली ग्रो करता है। और जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका वगैरह, नेपाल वगैरह, तो इन सभी में हमारा यहाँ पे जो है नेचुरली ग्रो करता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। और बाकी देखिए नीम हैज बीन इन ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर मोर देन 2000 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग 2000 सालों से जो नीम का यूज है, ठीक है, वो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन क्या है, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, ठीक है, इन सब में बहुत सालों से यहाँ पे नीम का यूज हमारा यहाँ पे बिल्कुल फेमस है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ट्रेडिशनल मतलब यहाँ पे नीम का क्या क्या यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए नीम का यूज हम लोग यहाँ पे ऐसा नेचुरल इंसेक्टिसाइड, पेस्ट रिपेलेंट, मतलब जो भी हमारे खेतों में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। आयुर्वेद में हम लोग यहाँ पे स्किन डिजीज, फीवर, इन्फेक्शन, वोन्स, ठीक है, इन सब से जो है इन सब में इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए नीम ऑयल का यूज हम लोग यहाँ पे सोप, कॉस्मेटिक्स और जो भी हमारे टॉयलेटरीज होते हैं, मतलब यहाँ पे टॉयलेट्स को क्लीन करने वाले एजेंट होते हैं वहां पे भी करते हैं। और जो नीम की सीड है, देखो नीम का ऑयल भी यूज होता है और नीम की जो सीड होती है उसका ऑयल भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर फंगल डिजीज, मलेरिया, इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, कि नीम का इन सारी तरीके से यूज होता है। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो नीम क्या होता है, नीम हमारा एंटीसेप्टिक होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी अल्सर, ये सभी प्रॉपर्टी हमें नीम के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो हो सकता है किसी को यहाँ पे ये ना पता हो कि भाई ये सब चीजें क्या होती है, लेकिन इतना सबको पता है कि जो नीम है वो यहाँ पे स्किन की डिजीज को ठीक कर देता है। मतलब जो भी स्किन में कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, स्किन अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती है, स्किन में एक्ने वगैरह आ जाते हैं, तो उन सभी में नीम इफेक्टिव होता है, ये सबको पता है। इन्फेक्शन में नीम इफेक्टिव होता है, ये सबको पता है, ठीक है। नीम का जो सोप में होता है सबको पता है। तो यही बात है कि ये जो नीम की जो नॉलेज है, ठीक है, नीम के यूज की जो नॉलेज है वो ट्रेडिशनल है, वो इंडिया में ऑलरेडी कई हजार सालों से लोगों को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो पेटेंट इशू हुआ क्या था, देखो यहाँ पे एक हमारा था टिम्बर इंपोर्टर, देखो यूएस टिम्बर इंपोर्टर। देखो टिम्बर का मतलब होता है पेड़, जो भी मतलब कह सकते हो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां, ठीक है। तो एक हमारा यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का एक जो है टिम्बर इंपोर्टर था, मतलब एक ऐसा बंदा था जो कि यहाँ पे इंडिया से, देखो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से अपने देश में सामान मंगाना। तो यूएस में एक टिम्बर इंपोर्टर था, मतलब एक लकड़ियों को मंगाने वाला एक हमारा व्यापारी था जो कि यहाँ पे इंडिया से लकड़ियां मंगाता था।
उसका नाम था रॉबर्ट लैरसन। तो ये क्या हुआ था, ये हमारा इंडिया से लकड़ियों को मंगाता रहता था, तो भाई उन्हीं लकड़ियों में इसको नीम की लकड़ियां भी दिखी होंगी। अब जब नीम की लकड़ियां इसने देखी तो इसने देखा कि जो नीम है भाई ये तो बहुत यूजफुल है, इंडिया में इसका बहुत अच्छा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, इसने यहाँ पे जो नीम है, ठीक है, उस पर यहाँ पे सेफ्टी और परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करा है। और लेटर क्या हुआ, बाद में यहाँ पे इसने अपनी जो इन्वेंशन है, मतलब इसने पहली बात इन्वेंशन तो कुछ थी ही नहीं, ठीक है। इसने यहाँ पे बताया कि भाई देखो ये मैंने जो है नीम की पेड़ को जो है, या फिर कह सकते हो नीम को मैंने डिस्कवर किया है, और यहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या हुआ, इसने अपनी इन्वेंशन को डब्ल्यू.आर. ग्रेस कंपनी एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन दोनों को मिलके यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को यहाँ पे इसने अपनी इन्वेंशन को बेच दिया। और यहाँ पे देखो 1994 में जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, इसने यहाँ पे हमारा ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर अ नीम बेस्ड फंजीसाइड्स, मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन को मारने वाले को हम लोग बोलते हैं फंगीसाइड्स, ठीक है। और नीम को देखो, नीम का यूज फंगल इन्फेक्शन में ऑलरेडी इंडिया में लोगों को पता था बहुत सालों से, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा डब्ल्यू.आर. ग्रेस कंपनी थी और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, इन दोनों ने क्या हुआ, इन दोनों ने नीम को एज अ फंगीसाइड्स हमारे यहाँ पे रजिस्टर करा लिया, एज अ पेटेंट ले लिया कि भाई देखो नीम को हमने डिस्कवर किया है एज अ फंगीसाइड्स, ठीक है, तो मुझे पेटेंट दे दो। अब नीम का यूज जब भी एज अ फंगीसाइड्स होगा तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो पेटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब नीम को अगर कभी भी मतलब नीम का कोई भी पार्ट यहाँ पे एज अ फंगीसाइड बना के बेचा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इनको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा इन कंपनियों को। तो यहाँ पे देखिए अपोजिशन एंड बायोपायरेसी क्लेम में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 1995 में जो इंडियन फार्मर्स थे और जो भी इंडियन एनजीओस थे, ठीक है, उनको यहाँ पे जब पता चला इस चीज के बारे में कि भाई नीम का पेटेंट मिल जाएगा बाहर से किसी लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसका बहुत अच्छे से अपोज किया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो नीम का फंगीसाइडल यूज है, ये इंडिया में ऑलरेडी जो है सालों से इन्होंने, ठीक है, मतलब कई सेंचुरी से, कई सौ सालों से लोगों को पता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट मेजर बायोपायरेसी केस था जो कि यहाँ पे यूरोप में चैलेंज हुआ। और यहाँ पे देखिए फाइनल डिसीजन की बात करें तो जो भी इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया। देखिए यहाँ पे 2000 में जो हमारा यूरोपियन पेटेंट ऑफिस था जिसने यहाँ पे इस चीज का पेटेंट दिया था, इसने यहाँ पे क्या किया, इस पेटेंट को रिवोक मतलब रद्द कर दिया, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ नोवेल्टी। मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे ईपीओ ने बोला कि भाई देखो ये जो आपने नीम का पेटेंट लिया था ये कोई नई इन्वेंशन नहीं थी, इंडिया में कई सौ सालों से लोगों को पता था, इसी वजह से इसका पेटेंट आप लोग को नहीं मिल रहा है, इसको पेटेंट को रद्द किया जा रहा है। और यहाँ पे दिस केस बिकम अ लैंडमार्क विक्ट्री फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। और यहाँ पे इस केस की वजह से क्या हुआ, लोगों को काफी हौसला मिला। और जो भी यहाँ पे ऐसी चीजें हुई थी, ठीक है, जिन भी कंट्रियों ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया था, तो वहां पे जो है जो भी वहाँ पे नेटिव कंट्रीज थी उनको यहाँ पे हौसला मिला कि भाई देखो हम लोग यहाँ पे जो है अपना बचा सकते हैं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से जैसा नीम के साथ हुआ था उसी तरीके से कुरकुमिन यानी कि टर्मरिक के साथ भी यही सारी चीजें हुई थी। तो टर्मरिक के साथ देखिए क्या होता है, टर्मरिक हमारा एक ट्रॉपिकल हर्ब है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे इंडिया में ग्रो करता है। और ये हमारा डीप येलो, देखो ये सारी चीजें आप लोग को पता है, बिटर टेस्ट करता है। और टर्मरिक का यूज भी इंडिया में जो है हजारों सालों से लोगों को पता है कि हमारा जो टर्मरिक है इसको हम लोग यहाँ पे एज अ मेडिसिन, एज अ स्पाइस, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे मसालों में भी इसका यूज करते हैं, कॉस्मेटिक में, डाई में, ठीक है, बहुत सारी हमारी क्रीम वगैरह होती है जो कि आप लोग को पता है, वीको टर्मरिक क्रीम है ना। तो मतलब इसका ये जो यूज है वो तो बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी यूज होता है, हमारा वुंड हीलिंग में, स्किन इन्फेक्शन में, एंटीसेप्टिक पर्पज में। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें इंडिया में लोगों को ऑलरेडी पता थी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए में क्या हुआ कि 1995 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ हमारा मिशिगन मेडिकल सेंटर है, इसने यहाँ पे एक पेटेंट ले लिया। मतलब यहाँ पे इसने बोला कि भाई जो टर्मरिक है वो वुंड हीलिंग में यूज होता है और ये हमने डिस्कवर किया है। इसके यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी ने क्या हुआ, इसका पेटेंट ले लिया। अब जब यहाँ पे देखिए इसका पेटेंट यहाँ पे ले लिया तो भाई इंडिया को पता चला। अब इंडिया को पता चला तो इंडिया ने बोला भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे पेटेंट ले सकते हो, जो हेल्दी है वो तो हमारी नेटिव जो है कह सकते हो हब है, ठीक है। यहाँ पे 1997 में जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो CSIR है इसने आर्ग्यू किया कि जो टर्मरिक की वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है वो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। एविडेंस दिए गए यहाँ पे हमारा एंशियंट, मतलब यहाँ पे कई सौ सालों पुराने जो भी संस्कृत टेक्स्ट थे, उर्दू और हिंदी लिटरेचर थे, इन सभी जगह हमारा मेंशन था कि जो नीम जो हल्दी है उसका यूज कितना लोग ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। रिसर्च पेपर हमारा दिया गया। तो ये सारी चीजें जब दी गई तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा फाइनल जजमेंट क्या आया, जो हमारे यूएसपीटीओ था, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इसने यहाँ पे केस को इन्वेस्टिगेट किया और यहाँ पे बाद में पता लगा कि हाँ भाई ये सारी बातें सच हैं। हल्दी का यूज इंडिया में बहुत सालों से ऑलरेडी होता हुआ आ रहा है। पेटेंट यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया और यहाँ पे डिसीजन किया गया कि जो टर्मरिक है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रियर आर्ट है। प्रियर आर्ट मतलब यहाँ पे टर्मरिक का जो यूज है वो पहले से होता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे केस सक्सेसफुली जो है इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज के अंडर में प्रोटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंडिया ने मतलब ये दोनों केस जीते, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा लिया था।
और यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कवर हो जाता है, जो कि हमारा हो जाता है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर आप लोग को जो है आसू डीटीएबी और आसू डीसीसी। अब डीटीएबी और डीसीसी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, अगर आप लोग को याद हो। डीटीएबी का मतलब होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और डीसीसी का मतलब होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। अब यहाँ पे देखिए आसू जो लोग है, तो आसू का मतलब होता है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो डीटीएबी और डीसीसी हम लोग पढ़ेंगे वो आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के केस में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ हर्बल ड्रग इन इंडिया का सबसे पहले क्या मतलब है। देखो आप लोग को पता है कि जो हर्बल ड्रग्स यहाँ पे इंडिया में बन रही है, तो उनके लिए भी हमें रेगुलेशन रखना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि अगर हर्बल है तो देखो रेगुलेशन का मतलब यही होगा कि भाई देखो हर्बल ड्रग्स भी जब सेफ और इफेक्टिव होंगी तभी वो इंडिया में बिक पाएंगी। ये नहीं कि आप लोग यहाँ हर्बल बोल दिया तो यहाँ पे कुछ भी बेच दोगे। सबसे पहले उसकी सेफ्टी एफिकेसी आप लोग को प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन यहाँ पे डिफाइन करती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने कुछ भी उल्लंघन किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो भी ड्रग है उसकी क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इवेल्युएशन वगैरह करें अच्छे से। क्या नहीं होना चाहिए कि ड्रग की क्वालिटी वगैरह के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। हर्बल ड्रग्स मेनली हमारे इंक्लूड होती है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को, इन तीनों को ही हम लोग मेनली हर्बल ड्रग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नीड ऑफ रेगुलेशन कि हमें क्या जरूरत है, हमें आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है, इनको कंट्रोल। देखो रेगुलेशन का मतलब होता है इनको कंट्रोल करना। तो भाई ये तो हर्बल ड्रग्स हैं, हर्बल ड्रग्स को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। देखो हर्बल ड्रग हो चाहे जो भी हो, है तो ड्रग। यहाँ पे ये भी नुकसान कर सकती है, ये सेफर होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इनसे कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इनकी भी हमें क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी यहाँ पे इंश्योर करनी बहुत जरूरी है। इनका हमें मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग हमें कंट्रोल करना जो है, मतलब कंट्रोल करना कि यहाँ पे देखिए जो भी मैन्युफैक्चर है सेल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सही तरीके से हो, ढंग से हो, है ना। और जो अच्छी दवाएं वो उन्हीं का हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको हार्मफुल और सब स्टैंडर्ड ड्रग, यानी कि अगर कोई खराब क्वालिटी की ड्रग होगी तो उसका हम लोग इवेल्युएशन करेंगे और वो वहीं पे फेल हो जाएगी तो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोग यहाँ पे सेफ दवा का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो आंसू मेडिसिन है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है लोगों तक अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी आंसू मेडिसिन, मतलब लोगों तक जो भी यहाँ पे हर्बल ड्रग्स जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो, इसको यहाँ पे इंश्योर करना। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड आ जाता है, सबसे पहला जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है वो आ जाती है आसू डीटीएबी। आसू डीटीएबी का मतलब होता है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब आसू डीटीएबी का एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, मतलब यहाँ पे ये एडवाइस करता है किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही एडवाइस करता है, मतलब राय मशवरा देता है जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं आसू ड्रग्स से रिलेटेड। और यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको गठन कौन करता है आसू डीटीएबी का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखो फंक्शंस क्या होता है कि सब देखो इसका मेन फंक्शन इसके नाम से क्लियर हो रहा है, एडवाइजरी बोर्ड, यानी ये एडवाइस करता है, ठीक है, मतलब खुद बहुत ज्यादा फैसले नहीं लेता है, दूसरे लोगों को मतलब दूसरे बोर्ड्स को एडवाइस करता है, ठीक है, रूल्स को फ्रेम करने में और हमारा स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने में कि हमारी जो आंसू ड्रग्स है उनके लिए स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म टेक्निकल कंट्रोल, हमारा पूरे इंडिया में एक जैसा कंट्रोल हमारा कह सकते हो इंश्योर करता है। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है कंपोजिशन। तो देखो कंपोजिशन का मतलब है कि आंसू डीटीएबी में हमें कौन कौन से टाइप के मेंबर्स और कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए हमारे दो टाइप के मेंबर देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखो एक्स ऑफिशियो हमारे वो मेंबर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी बड़े पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, एक हमारा ये मेंबर हो गए। फिर हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद हमारा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर डीलिंग विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार मेंबर्स होते हैं ये हमारे होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो कि आसू डीटीएबी के मेंबर होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें जिनका नॉमिनेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो एक हमारे इसके अंदर फाइटोकेमिस्ट होता है, एक फार्माकोग्नोसिस्ट होता है, एक हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो मेंबर हमारे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी से होते हैं, एक मेंबर हमारे यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से होता है और एक मेंबर हमारा सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी से देखने को मिलता है। उसके बाद देखो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम, मतलब एक आयुर्वेदा, एक सिद्धा और एक यूनानी, मतलब इन तीनों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे और इन तीनों से ही एक एक प्रैक्टिशनर होंगे। और यहाँ पे देखिए एक हमारा टीचर होगा जो कि द्रव्य गुना और भाष्य कल्पना। देखो यहाँ पे द्रव्य गुना का मतलब होता है जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है उनकी नॉलेज होना और उनका प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे होता है उसका टीचर हो। एक हमारा जो है हमारा जो है IIM उल अद्विया, ठीक है, मतलब ये ILM इल्म है कि यहाँ पे IIM है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा यहाँ पे इल्म उल अद्विया एंड
तौकिस व दवा सजी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो ये पता नहीं मैंने कुछ क्या प्रोनाउंस कर दिया, मुझे भी नहीं पता, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनानी सिस्टम के अंदर यहाँ पे होता है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दवा की नॉलेज होना, इसका मतलब होता है दवा की प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। और देखिए गुण पदम का मतलब होता है ये हमारा जो है सिद्धा से रिलेटेड होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की नॉलेज मतलब कह सकते हो ये सिद्धा का टीचर हो गया, ये यूनानी का, ये हमारा आयुर्वेदा का टीचर हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं और मतलब ये सारे हमारे मेंबर्स आ जाते हैं। अब देखिए इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे इसका जो है इसका मतलब कैसे हमारा काम कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे चीजें होती हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा एक चेयरमैन होता है जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब चेयरमैन कहाँ से होता है, चेयरमैन इन्हीं एक्स ऑफिशियो मेंबर में से, इन चारों में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। और जो भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे 3 साल तक यहाँ पे होल्ड करते हैं जो भी अपनी पोजीशन होती हैं। री यहाँ पे अलाउड होता है। और यहाँ पे जो भी सेक्रेटरियाट, देखो सेक्रेटरियाट का मतलब होता है सचिवालय, सचिवालय मतलब जो भी काम करने का ऑफिस वगैरह है, और जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ वगैरह चाहिए होते हैं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है आसू डीटीएबी के अंडर में। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आसू डीसीसी की बात करें तो आसू डीसीसी का मतलब होता है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हमारी कंसल्टेटिव बॉडी होती है और यहाँ पे इसका इसका जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है वो 33D सेक्शन के अंदर में होता है। और ये भी हमारा वही चीज है कि हमारा इंप्लीमेंटेशन करती है जो भी आसू ड्रग रेगुलेशंस होती हैं थ्रू आउट द इंडिया। अब यहाँ पे देखो इसका फंक्शन क्या है, देखो नाम में इसकी भी हमारा कंसल्टेटिव कमेटी आ रहा है, तो ये भी हमारा कंसल्टेशन देते हैं जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको एडवाइस करते हैं। हमारा आसू डीटीए भी हमारा एडवाइस करता है, ठीक है, मतलब आसू डीटीएबी को भी ये एडवाइस करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो भी सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल जैसे हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टेट मतलब जहां भी आप लोग रह रहे हो, ठीक है, तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसू ड्रग लॉज, ठीक है। तो आंसू ड्रग के रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, तो अगर उनको लागू करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पे यहाँ पे सॉल्यूशन देना, ये सारा काम होता है इनका। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो इसमें 2 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ईच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, और 2 मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। और ये अपना ऑन वर्किंग प्रोसीजर कंट्रोल करते हैं, इनके ऊपर किसी का मतलब ऐसा कंट्रोल नहीं होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आंसू ड्रग्स, तो यहाँ पे देखो रेगुलेशन मतलब यहाँ पे अगर मान लो जो है हमारी जो आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स है, अगर इनको कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंपनी कर रही है, तो यहाँ पे उस कंपनी को कैसे रेगुलेट करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें उस कंपनी को ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो भाई आप लोग आंसू ड्रग करो चाहे जो भी हमारी एलोपैथिक ड्रग करो, सभी के लिए आप लोग को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जीएमपी को आप लोगों को फॉलो करना ही करना है, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ और इक्विपमेंट आप लोग के पास होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी फार्माकोपिल स्टैंडर्ड है, जैसे भाई हमने देखा कि फार्माकोपिया में हमारी ज्यादातर दवाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो भी दवा आप बना रहे हो अगर वो फार्माकोपिया में अवेलेबल है तो वहां से उससे कंपेयर करके आप लोग जो है अपना स्टैंडर्ड तय करोगे, आप लोग अपनी फाइनल दवा उसी से कंपेयर करके बनाओगे। और यहाँ पे देखिए शेड्यूल जेड हमें फॉलो करना होता है, शेड्यूल जेड अभी हम लोग देखने वाले हैं। और अगर हम लोग देखें कि हमारी कुछ सर्टेन हमारी कुछ ऐसी आंसू ड्रग्स होती हैं जिनको मैन्युफैक्चर करना यहाँ पे मना है, कौन कौन सी, अगर जो दवा है अगर वो मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है, ठीक है, या फिर जो भी दवा है अगर वो यहाँ पे लाइसेंस के बिना मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे देखो ये तो वही चीज है कि अगर बिना लाइसेंस की कोई दवा मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका सेल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई सेल करते पकड़ा गया तो यहाँ पे फिर उसको जो है पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको फाइन भरना पड़ेगा या फिर उसके जेल भी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए अगर कोई जो दवा है भाई आयुर्वेदा हो चाहे जो भी हो, इंग्रेडिएंट्स हमें मेंशन करने ही हैं। और यहाँ पे जो भी ठीक है, अगर यहाँ पे एक्ट में बताई गई कोई भी चीज है, जो भी प्रोविजंस एक्ट के मतलब एक्ट में बताए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उनको वायलेट करती है ड्रग, तो वहां पे उसका भी मैन्युफैक्चर और सेल यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब अगर हम लोग देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या क्या पावर होती है, ठीक है, तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे किसी भी आंसू ड्रग की यहाँ पे मैन्युफैक्चर या फिर सेल को जो है बैन कर सकती है अगर उसको लगता है कि जो भी दवा है वो अनसेफ है, अगर उसकी कोई थेरापेटिक वैल्यू है ही नहीं, मतलब मान लो कोई आयुर्वेदिक दवा कोई बना रही कंपनी, ठीक है, वो क्लेम कर रही है कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में कोई इफेक्टिव है ही नहीं, तो यहाँ पे उसको जो है बैन कर सकती है जो भी हमारी गवर्नमेंट है। और अगर यहाँ पे ह्यूमन या फिर एनिमल्स में कोई भी रिस्क अगर देखने को मिलता है तो उसमें भी बैन हो सकता है। तो ये सारी हमारी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो शेड्यूल जेड, देखो यहाँ पे ये आप लोग का लास्ट टॉपिक दिया हुआ है शेड्यूल जेड।
शेड्यूल जेड में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है। शेड्यूल जेड मतलब यहाँ पे दिया हुआ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर ही आता है शेड्यूल जेड। और शेड्यूल जेड आसू ड्रग्स के लिए क्या होता है तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखो शेड्यूल जेड के अंदर बेसिकली हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में चीजें दी होती हैं, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स के बारे में। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी आसू ड्रग्स हैं, ठीक है, वो सेफ है, क्लीन है और अच्छी क्वालिटी की हो जब भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग करते समय यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रेमिसेज है, मतलब जो भी बिल्डिंग है, वो यहाँ पे क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहां वहां पे बहुत अच्छा खासा हाइजीन मेंटेन हो, वहां पे बिल्कुल भी गंदगी वगैरह ना हो, ठीक है। और फैक्ट्री यहाँ पे देखिए जो भी ओपन ड्रेन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे खुले में नाले वगैरह है, शौच वगैरह है, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट पॉल्यूशन है, तो उन सभी से, ठीक है, या फिर जहाँ पे भी शहरों का कूड़ा आके इकट्ठा हो रहा है, पानी आके इकट्ठा हो रहा है, इन सभी जगहों से हमारी जो फैसिलिटी है, फैक्ट्री है, वो हमारी दूर होनी चाहिए। और प्रॉपर फैसिलिटीज हमारी अवेलेबल होनी चाहिए वॉशिंग, क्लीनिंग और ड्राइंग करने के लिए इक्विपमेंट के, मतलब मान लो जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको वॉश करने के लिए प्रॉपर हमारे पास एसओपी वगैरह होना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रॉपर जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल हो। और वर्कर जो है कंटाजियस डिजीज से फ्री होने चाहिए। देखो कंटाजियस का मतलब ऐसी बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था? क्या था? कोरोना था, ठीक है। कोरोना क्या हो रहा था? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा था। और वियर प्रोटेक्टिव, और यहाँ पे देखिए सभी को एक प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, मतलब यहाँ पे पूरा एक सेटअप होता है ग्लोव वगैरह का, ठीक है, मास्क वगैरह का, तो वो सारी चीजें पहननी है। और यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। प्योर एंड सेफ वाटर यहाँ पे यूज करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रॉपर स्टोरेज एरिया होनी चाहिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ी चुके हो सेकंड यूनिट में। लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं पढ़ी आपने, आपने पढ़ी है क्वालिटी एश्योरेंस में। और यहाँ पे देखिए जो भी रिकॉर्ड है वो हमें रखना है मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे कंटामिनेशन और अल्टरेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो, हमारा शेड्यूल जेड उस पर फोकस करता है। जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होगी तो अल्टरेशन, मिलावट नहीं होगी, हमारा क्वालिटी मेंटेन रहेगी, पब्लिक हेल्थ यहाँ पे प्रोटेक्ट होगी। और यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस यहाँ पे मिल सकेगा जब आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब जब आप लोग जीएमपी वगैरह फॉलो करोगे तो आप लोग को लाइसेंस मिल जाएगा अच्छे से। तो ये हमारा हो जाता है फाइनली। यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट कवर हो जाती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आई हो, तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाती है और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाती है। बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।